नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है यही प्यार है और इसकी राइटर है शबाना सरदार। ये एक मुकम्मल नावल है और होपफुली कि आप लोगों को पसंद आएगा। इसके अलावा मैंने बुक्स फॉरएवर चैनल पर नीलम रियासत का नावल शुरू किया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं सुना या आप लोग उस चैनल पर नहीं हैं तो जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर नीलम रियासत के और भी बहुत अच्छे नावल्स हैं और इसके अलावा और भी नावल्स हैं। और मुझे पता है कि मैं हालिम और अमर बेल अपलोड नहीं कर पा रही, लेकिन कुछ दिनों तक इंशाल्लाह मैं वो भी अपलोड करूँगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। जैसे ही असद क्लासरूम में दाखिल हुआ तमाम स्टूडेंट खड़े हो गए। फिर उसके इशारे पर सब ने अपनी अपनी कुर्सियां संभाल लीं। असद ने लेक्चर देना शुरू किया और फिर उसके मुतालिक सवालात भी करने शुरू कर दिए। तमाम तलबा चुपचाप उसके सवालात सुन रहे थे मगर जवाब कोई नहीं दे रहा था। जी मिस हादिया, आप बताइए क्या समझ में आया? असद ने शरारत से हादिया पर नज़र डालते हुए पूछा। सॉरी सर, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है, वो गड़बड़ा कर इतना ही कह सकी और फिर वो चुपचाप वापस कुर्सी पर बैठ गए। ये होती है नालायकी। मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप लोग शायद कान बंद किए बैठे हैं कि समझ में ही नहीं आया। उसे अब सचमुच गुस्सा आ गया था और फिर वो नहीं डांटता रहा, उन्हें डांटता रहा। इतने में क्लास ऑफ हो गई। वो सबको घूरता हुआ क्लासरूम से निकल गया। हाय सर का गुस्सा, भाई ये तो गुस्से में भी शानदार लगते हैं। आसिया ने खुले लफ्ज़ों में पसंदीदगी का इजहार किया। खैर सर तो हर रूप में ही अच्छे लगते हैं। जो लड़की भी उनकी लाइफ पार्टनर बनेगी लकी होगी, सारा ने साफ गोई से कहा और साथ में चलती हादिया चुपचाप सुन रही थी। निशा ने कुहनी मारी तो हादिया उसे घूरने लगी कि वो कुछ उल्टा सीधा न बक दे। हाय कभी तो हमारी तरफ भी मोहब्बत की निगाह से देख लिया करें, लैला ने ठंडी आह भरते हुए कहा। तमाम लड़कियां कैंटीन की तरफ बढ़ गईं। असद सिर्फ लड़कियों में ही नहीं लड़कों में भी पसंदीदगी की नज़र से देखा जाता था। वो था ही शानदार शख्सियत का मालिक, जो देखता उसका सिर होता चला जाता। हादिया के सामने जब लड़कियां असद के लिए बातें करती तो बाद में निशा और रमला उसका खूब रिकॉर्ड लगाती थी। मैडम अभी से रस्सियाँ कस कर रखो, कहीं कोई ले ना उड़े, वो लोग उसको चिढ़ाती। यही तो बात है, मुझे पूरा यकीन है कि वो कहीं और जा ही नहीं सकता, हादिया ने यकीन से कहा तो उन्होंने दिल से उसकी दायमी खुशियों की दुआ की। घर में दाखिल होते ही वो असद पर चढ़ दौड़ी और लगी चच्ची जान से शिकायत करने। चच्ची जान ज़रा इनसे पूछिए कि पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही नज़र आती हूँ, आज भी पूरी क्लास में इन्होंने सिर्फ मुझे खड़ा किया। वो उससे बुरी तरह तपी हुई थी। और अम्मी इससे ज़रा पूछिए कि जब मैं क्लास में लेक्चर देता हूँ तो ये कान बंद किए बैठी रहती है। वो भी तड़की बतड़की जवाब दे रहा था। तौबा है, तुम लोग घर आते ही बस शुरू हो जाया करो, हर वक्त लड़ते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों का आगे चलकर गुजारा कैसे होगा। वो सर पकड़ कर बैठ गई। चच्ची जान इनसे कह दे कि मुझे तंग ना किया करें और मुझे क्लास में खड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मुँह बनाकर बोली तो असद उसकी अदा पर मुस्कुरा दिया। अम्मी ये आज भी कॉलेज देर से पहुंची थी, इससे कितनी बार कहा है मेरे साथ चला करें मगर इसके नखरे ही नहीं कम होते। वो उसे पूरी तरह डांट पड़वाने पर तुला हुआ था। क्यों जाऊं आपके साथ ताकि सबको पता चल जाए कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता है, वो उसे घूरते हुए बोली। तो इसमें हर्ज क्या है, अगर सबको पता चल जाए तो अच्छा है ना, लड़कियां तुम्हारे सामने आहें तो नहीं भरा करेंगी और तुम भी जालिस होने से बचोगी। वो ज़रा इतरा कर बोला। ओह खुश फहमी, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जालिस होती हूँ। वो उसे मुँह चढ़ाकर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई। बेटा बुरी बात है, उसे इतना तंग मत किया कर, उन्होंने प्यार से समझाया। अम्मी से तंग ना करूँ तो फिर क्या मोहल्ले की लड़कियों को तंग करना शुरू कर दूँ, वो शरारत से बोला तो उन्होंने उसे घूरा। असद और हादिया की मंगनी तकरीबन बचपन में ही तय हो गई थी और फिर जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए तो अपने दरमियान तय रिश्ते को समझने लगे और दोनों ही मोहब्बत में गिरफ्तार होते चले गए। वो एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे और इतना ही दोनों लड़ते भी थे। दोनों भाइयों ने मोहब्बत से ये रिश्ता तय किया था। हादिया और नादिया अपने माँ बाप की दो ही औलादें थी, भाई कोई था नहीं और असद अपने माँ बाप का इकलौता था। उनके असद के बाद भी दो बेटे हुए मगर वो बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी हादिया के वालिद को रिटायर हुए 2 माह ही हुए थे।
कि वो हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए, मगर उनके चचा ने उन दोनों बहनों का ख्याल रखा, उन्हें बाप की शफ़क़त देने की पूरी कोशिश की। और फिर उनके इंतकाल के 1 साल बाद ही एक हादसे में उनके मोहब्बत करने वाले चचा भी गुजर गए। फिर सारी जिम्मेदारी असर पर आ गई थी। हालांकि ताया जान की रिटायरमेंट का काफ़ी सारा पैसा मिला था, जिसको बैंक में जमा करा दिया गया था, और उनका मुनाफा भी उन्हीं हर माह मिल रहा था, मगर फिर भी असद हर मुमकिन कोशिश करता कि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। असद कॉलेज में लेक्चरार मुकर्रर हो गया था और उसी कॉलेज में हादिया भी फाइनल में पढ़ रही थी। असद उसका इकनॉमिक्स का टीचर था। पढ़ाई के मामले में वो उसे भी नहीं बख्शता था, घर आकर भी उसे सख्ती से पढ़ाता था। उसी वजह से वो ज़हीन तलबा में शुमार होती थी और दोस्तों में सिर्फ रमला और निशा ही उनकी मंगनी के बारे में जानती थी। बाकी किसी को नहीं मालूम था कि वो दोनों आपस में कज़न हैं। वो सुबह जब कॉलेज के लिए घर से निकली तो काले काले बादल आसमान पर छाए हुए थे। वो सीधी कॉलेज आ गई। अरे हाँ, याद आया, एक बात तो बताना, हम तुम्हें भूल ही गए, रमला ने कुछ याद आने पर कहा। क्या? हादिया पूरी तरह मुतवज्जे हो गई। अरे अपने कॉलेज में इतनी ज़बरदस्त चीज़ आई है कि सर असद को भी पीछे छोड़ दिया। सारी लड़कियां शहद की मक्खी की तरह उसके इर्द गिर्द मंडला रही हैं, रमला ने इश्तियाक से बताया। अच्छा, हादिया ने सरसरी सा कहा और क्लास लेने चल दी। वो लोग जब क्लास लेकर निकली तो उनका इरादा कैंटीन जाने का था। भाई तुम लोग चली जाओ, मैं इधर ही बैठूंगी। वो किताबें नीचे रखकर घास पर दम से बैठ गई। तौबा है हादिया, तुम्हें तो ज़रूरत से ज़्यादा ही सर्दी लगती है। वो भी मुंह बनाकर उसके साथ ही बैठ गई। जब भी वहाँ से लड़कों का ग्रुप गुजरा। हादिया देखो, वो है वो लड़का जिसके बारे में हम तुम्हें बता रहे थे। रमला ने एक डिसेंट से बंदे की तरफ इशारा किया, जिस पर बेख्तियार ही हादिया की नज़र भी उठ गई। वो वाकई बहुत ज़बरदस्त शख्सियत का मालिक था। हादिया ने उसे दिल में सराहा। कैसा लगा? रमला ने इश्तियाक से पूछा। ठीक है, हादिया ने आम से अंदाज से कहा। क्या सिर्फ ठीक है? उसने हैरानी से हादिया को देखा। भाई अच्छा है, अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है, और बस? वो जी चोकर बोली। जनाब, तुम्हारे असद की मार्केट डाउन हो गई है मीरान शाह के सामने, रमला ने इतरा कर कहा तो हादिया को जैसे तीली लग गई थी। स्टॉप इट रमला, ये क्या पागलपन है? तुम दो इंसानों में फ़र्क कर रही हो, हालांकि उन दोनों को बनाने वाला अल्लाह है। फिर ये फ़र्क क्यों? असद अपनी जगह और वो शख्स अपनी जगह। और एक बात बता दूँ, वो शख्स कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, मेरे लिए वो असद से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। सुना तुमने? वो तब कर उठ गई और जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, निशा ने उसे पकड़ लिया। हादिया प्लीज़ कूल डाउन, रमला तुमसे मजाक कर रही थी यार। उसने बात को संभालना चाहा, मगर मुझे इस किस्म की बात मजाक में भी पसंद नहीं है कि जिसमें किसी की ज़ात को निशाना बनाया जाए। वो सचमुच गुस्से में आ गई थी, इसलिए रुकी नहीं, उठकर लाइब्रेरी आ गई। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गई। उसे रमला की बात पर वाकई बहुत दुख हुआ था। जब भी मेहरान शाह भी लाइब्रेरी में दाखिल हुआ और उसके सामने वाली मेज़ पर बैठते, उसकी नज़र हादिया पर पड़ी। वो गुस्से में सुर्ख हो रही थी, जिससे उसका हुस्न मज़ीद निखर गया था। इतना मुकम्मल हुस्न उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। मेहरान शाह पुरशौक नज़रों से बेख्तियार सामने बैठी लड़की को देख रहा था, और फिर सारे माहौल पर ये बिल्कुल अनजान लड़की चाहती ही चली गई। वो जैसे खो सा गया था। जब भी हादिया को भी किसी की नज़रों का एहसास हुआ और उसने चौंक कर देखा तो सामने वही शख्स बैठा उसे दिलचस्पी से देख रहा था, जिसकी वजह से वो अभी अभी बहस करके आई थी। वो उठकर लाइब्रेरी से निकल गई। उसके जाते ही मीरान जैसे किसी शहर से आज़ाद हुआ था। ऐसे लगा जैसे हर चीज़ ही बेरौनक बेकशिश सी हो गई हो। उसने हैरानी से अपनी कैफियत को महसूस किया, फिर सर झटक कर खुद भी बाहर निकल गया। हादिया का मूड घर आकर भी ख़राब रहा। वो खाना खा रही थी जब भी असद भी आ गया। क्या बात है, आज मैं पूरे दिन से देख रहा हूँ तुम्हारा मूड ख़राब सा है, कोई बात है क्या? असद ने बहुत अपनायत से पूछा। नहीं, कोई बात नहीं है, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मुझसे भी झूठ बोलोगी? उसने हादिया की आंखों में झांकते हुए कहा। देखो असद, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को भी नहीं बताई जाती, और ये बात भी ऐसी ही समझ लो, उसने संजीदगी से कहा। चलो ठीक है, बस अपना मूड ठीक कर लो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, असद ने हल्के फुल्के अंदाज से कहा तो वो मुस्कुरा दी। वो खाने के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर रही थी कि जब भी मेहरान शाह भी अपने दोस्त के साथ कैंटीन में दाखिल हुआ और हादिया पर निगाह पड़ते वो जाने क्यों खो सा गया, और फिर जानबूझकर ऐसी मेज़ का इंतखाब किया जहाँ से ये परी रुख चेहरा नज़र आता रहे। ये लड़की उसे पहली ही नज़र में मुतासिर कर गई थी।
1 माह से उसे ये लड़की डिस्टर्ब कर रही थी। वो उसके ख्याल से निकलने की कोशिश कई बार कर चुका था, मगर ये चेहरा उसकी निगाह से हटता ही नहीं था। इस मामले में वो खुद को मजबूर पाता था। क्या हुआ मेहरान, कहाँ खो गया यार? अली शेर ने उसे खोए हुए पाया तो बेख्तियार टोका। पता नहीं यार, इस लड़की को देखकर मुझे जाने क्या हो जाता है, वो बुझे हुए अंदाज से बोला। 1 डेढ़ माह से ये मुझे मुसलसल डिस्टर्ब कर रही है रातों को। मतलब कहीं प्यार वाला मामला तो नहीं? उसने मायने खेजी से उसको देखा। शायद मुझे ये लड़की पहली नज़र में ही बहुत अपनी अपनी सी लगी है और मेरे हवासों पर बुरी तरह छाती जा रही है। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। होता है भाई, मोहब्बत में ऐसा ही होता है, मगर तू कब तक खुद ही खुद इस आग में तपेगा? उसको बताओ कि तुम उसे पसंद करते हो, देखो कि वो क्या जवाब देती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं इंगेज हो या किसी को पसंद करती हो। अली ने संजीदगी से उसे मशवरा दिया। खुदा ना करे कि ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं उसे ज़माने से छीन लूँगा, वो जोशीले अंदाज से बोला। वो ऐसा ही था, हर पसंदीदा चीज़ को हासिल करने वाला। मेहरान, मोहब्बत कोई ज़बरदस्ती का सौदा तो है नहीं, ये तो एक अता है और हर किसी को मिलती भी है। तुम खुद को नॉर्मल करो, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। अली शेर ने उसे तसल्ली दी और जब भी वो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन से निकल गई, मेहरान को लगा जैसे सारी कायनात बेरंग हो गई हो। घर आकर भी चुप चुप रहा, जो उसके बाबा ने फ़ौरन महसूस कर लिया। क्या बात है, बाबा की जान कुछ परेशान है? उन्होंने मोहब्बत से बेटे को देखा। कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही, वो मुस्कुराया। अपने बाबा से भी छुपाएगा, बात तो ज़रूर है। कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? वो ज़माना शनास थे, उसकी हालत से कुछ अंदाज़ा लगा लिया तो उसने बुरी तरह चौंक कर बाप को देखा। आप कैसे जानते हैं बाबा? उसने हैरानी से सवाल किया। मैं तेरा बाप हूँ, दुनिया देखी है हमने, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम। वो बेटे की चोरी पकड़ने पर खुश थे, वो तो ये बात कई दिनों से नोट कर रहे थे। बाबा, वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और उसे ज़िंदगी भर अपने साथ देखना चाहता हूँ, हर सूरत में। वो बाप के सामने खुलता चला गया। तू बिल्कुल परेशान ना हो, तेरा बाप खुद उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएगा, वो हमारे ही घर की बहू बनेगी, तू बिल्कुल फिक्र न कर। उन्होंने मेहरान को तसल्ली दी। नहीं बाबा, पहले मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ, फिर आप बात आगे बढ़ाइएगा। तो वो उसका कंधा थपथपाकर आगे बढ़ गए। वो कॉलेज आई तो पता चला कि रमला और निशा ने एक साथ छुट्टी कर ली है। वो बेमज़ा हो गई, फिर क्लास लेने चल दी और जब क्लास लेकर रूम से निकली तो मेहरान उसके रास्ते में आ गया। सुनिए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मेहरान ने उसे मुखातिब किया तो वो बेहद हैरान हुई। जी कहिए, वो जल्दी से बोली। यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है, कहीं बैठकर बात करते हैं। तो वो उसके साथ कैंटीन आ गई और इत्तेफाक से 2-3 अफरादी उस वक्त वहाँ थे। जी बोलिए, क्या बात करनी है? वो उसके सामने बैठ गई। मैं आपसे शादी करना चाहता, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? उसने साफ कोई से कहा तो मारे हैरत के उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आपका दिमाग तो ठीक है, आपको अंदाज़ा है आप क्या कह रहे हैं? उसने एकदम खड़े होकर कहा। हाँ जानता हूँ ये सच है और तुम पहली लड़की हो जिसके आगे मेहरान शाह अपना दिल हार बैठा है। मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, मगर फिर भी चंद माह में मोहब्बत में इस मंजिल तक जा पहुँचा हूँ जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। उसने दिल की गहराइयों से एतराफ़ किया। मैं नहीं जानती कि आप कौन सी मंजिल पर हैं और ना ही मुझे इससे कोई गर्ज है। आपके लिए इतना ही बता देना काफ़ी होगा कि मैं पहले से ही इंगेज्ड हूँ और आइंदा इस तरह की बात दोबारा मत कहिएगा। सुन लिया आपने? वो तपे हुए अंदाज से कहकर वापस पड़ गई। मेहरान चाकू से जैसे सख्ता हो गया। मैं पहले से ही इंगेज्ड हूँ, मैं पहले से ही इंगेज्ड हूँ। ये जुमला बार बार उसके दिमाग पर थोड़े बरसा रहा था। घर आकर वो अपने कमरे में बंद हो गया था, ना ही उसने कुछ खाया ना पिया। क्या बात है, तो ऐसे क्यों कमरे में पड़ गया है? बाबा ने आकर उसे कमरे में सख्त सुस्त कहा। बाबा, उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है, वो दुखी अंदाज से बोला तो एहतशाम शाह का कलेजा तक हिल गया कि मेरे बेटे ने पहली बार लड़की पसंद की, वो भी दूसरे के नाम हो गई। तू दिल बुरा ना कर, मैं तेरे लिए उससे भी अच्छी लड़की ब्याह कर लाऊंगा। उन्होंने उसका दिल बड़ा करना चाहा। नहीं बाबा। पूरे कमरे में मेहरान शाह की आवाज़ गूंज रही थी। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। वो चट्टानों जैसे सख्त लहजे में बोला तो एहतशाम शाह अंदर तक हिल गए। दिल क्यों छोटा करता है? मैं तेरे लिए सबसे बढ़िया लड़की देखूंगा, मगर मेहरान शाह के दिल की वो ना जान सके। सबसे पहले मेहरान शाह ने हादिया का नाम मालूम किया और उसे
की तरह उसका नाम भी पसंद आया था। उसने हादिया से फिर एक बार बात करने का सोचा था और उसे लाइब्रेरी में वो मिल भी गई। हादिया, मुझे आपसे बात करनी है। मेरान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, वो जल्दी से घूमकर उसके सामने आ गया। मेरी बात सुने बगैर आप यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल सकती, उसने सख्ती से कहा तो वो सहम गई। मैं अपने बाबा को आपके घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ और मुझे वहाँ से इनकार नहीं होना चाहिए, वरना आगे की जिम्मेदार आप खुद होंगी, उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेहरान शाह कि मुझसे दोबारा ये बात मत करना। कितनी बार बताऊं कि मैं मंगनीशुदा हूँ, वो चीख पड़ी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नरमी से बोला। मैं अपने मंगेतर से मोहब्बत करती हूँ, सुना तुमने? और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो भी दूबदू जवाब दे रहा था। मैं रिश्ते के लिए बाबा को भेज रहा हूँ, बस इतना याद रखना कि इनकार की सूरत में नताइज के जिम्मेदार तुम और तुम्हारे घर वाले होंगे, वो कहकर निकलता चला गया। हादिया ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की। ये शख्स पागल हो गया और बस अच्छी ज़बरदस्ती मेरे पीछे ही पड़ गया, हादिया ने परेशानी से सोचा। वो अंदर तक खौफज़दा हो गई थी। अगर असद को इस बात की भिनक भी पड़ गई तो वो मेरी और अपनी जान ही कर देगा। वो वाकई परेशान थी कि क्या करे और किससे कहे। और फिर मेहरान शाह ने कहने के मुताबिक अपने बाबा को हादिया की वालदा के पास रिश्ते के लिए भेज दिया था। वो मिठाई और फलों के टोकरों के साथ अपने बेटे के लिए हादिया का रिश्ता मांगने आए थे, मगर उन्हें वहाँ से साफ जवाब मिल गया था कि हमारी लड़की की मंगनी हो चुकी है, इसलिए हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वो टोकरों समेत वापस आ गए थे। क्या? मेहरान ने हैरानी से बाप की सूरत देखी। हाँ बेटे, उन्होंने इनकार कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़की में ऐसा क्या है कि तुम मुझसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगे हो यार, और फिर ये यकतरफा जज्बा। अली शेर ने हैरत से मेहरान को देखा। तुम ठीक कहते हो, सुना मैंने भी है कि जब तक मोहब्बत के फूल को इजहार की आबियारी न मिले वो सूख कर ख़त्म हो जाता है। मगर यार, मेरी मोहब्बत का फूल बग़ैर किसी हौसला अफजाई के महका था और पूरी आबोताब के साथ महक रहा है, और इस पौधे की जड़ें मेरे दिल की ज़मीन में दूर तक फैल गई हैं। मैं चाहूँ भी तो इस पौधे को उखाड़ कर नहीं फेंक सकता। मैं बिल्कुल बेबस हूँ यार। बहुत चाहा उस लड़की की मोहब्बत में इतना आगे ना बढ़ूँ, मगर मोहब्बत पर किसका इख्तियार होता है यार। बस मैं भी बेइख्तियार होता जा रहा हूँ। मेहरान ने गहरी सांस खारिज की और अली शेर उसे देखता रह गया कि मोहब्बत के मामले में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सिर्फ चंद माह में। असद बेटा, ज़रा पता करो कि ये हादिया कहाँ रह गई है। शाम के 4 बज रहे हैं, इस लड़की का कुछ पता नहीं है। ताई अम्मा परेशान थी और इत्फाक के असद भी आज कॉलेज नहीं गया था, उसकी तबीयत ख़राब थी। ताई अम्मी, परेशानी की कोई बात नहीं है, गई होगी रमला या निशा के घर, असद ने उनको तसल्ली दी। हाँ बेटा, ज़रा आप पता करो। जब भी असद ने रमला का फ़ोन नंबर डायल किया और वहाँ से जवाब सुनकर तो जैसे असद को करंट छू गया था। ये तुम क्या कह रही हो रमला? वो तकरीबन चीख रहा था। क्या हुआ असद? ताई डर गई थी। रमला कह रही है कि वो आज कॉलेज आई ही नहीं थी। ये क्या कह रहा है बेटा? वो कॉलेज गई है, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? वो मज़ीद परेशान हो गई और ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई। भला मेरी बच्ची कहाँ जा सकती है? है अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। वो दुआ के लिए हाथ उठाए बस रोए जा रही थी। शाम से रात हो गई। असद हर जगह देख आया था जहाँ उसकी मौजूदगी के इम्कानात थे, मगर हादिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। सब लोग भूखे प्यासे उसकी राह देख रहे थे। सारी रात आंखों में कट गई, मगर हादिया का कहीं पता नहीं था। सुबह की अजान की आवाज़ पर ताई अम्मा जाए नमाज बिछाकर बैठ गई। फिर ऐसा रोई कि सबको रुला दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक पुरअसाइश कमरे में मकीद पाया। पहले तो कुछ समझ ही नहीं सकी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जहन बेदार होता चला गया। वो जब सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकलकर बस स्टॉप पर आई तो खिलाफ तवक्को लोग बहुत कम थे। वो अपनी मतलूबा बस का इंतज़ार कर रही थी जब भी एक वाइट कलर की गाड़ी आकर उसके सामने बिल्कुल सामने रुकी, और इससे पहले कि वो कुछ समझती, 2 अफराद ने उसे अचानक पकड़कर गाड़ी में खींच लिया और दूसरे पल उसकी नाक पर रुमाल रख दिया था। फिर उसे कुछ होश नहीं रहा। इसके बाद अब उसे होश आया था। वो गड़बड़ाकर एकदम उठकर बैठ गई। ये मैं कहाँ हूँ? उसने दिल में सोचा कि इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर एक औरत अंदर दाखिल हुई। फिर उसे होश में देखकर वापस मुड़ गई। जब दोबारा वार्ड हुई तो उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। लो खाना खा लो, तुम भूखी हो? उसने मशीनी अंदाज में कहा। पहले ये बताओ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया है? वो चीख पड़ी। ये सब बताने का मुझे हुक्म नहीं है, वो मुअद्दबाना अंदाज में बोली।
खुदा के लिए मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आ गई, कौन लाया है मुझे? वो अब इल्तिजा कर रही थी। देखो बेटी, मुझे ये सब बताने की इजाज़त नहीं है। मुझसे तो जैसा कहा जाता है मैं वैसा करने के लिए मजबूर हूँ। वो औरत अब कुछ नरम पड़ी। तुमने मुझे बेटी कहा है ना, तो इतना तो बता दो कि मुझे कितना वक्त हो गया यहाँ आए हुए? तुम कल से यहाँ कह दो, वो बताकर बाहर निकल गई। मुझे यहाँ दूसरा दिन हो गया और मेरे घर वाले। वो अब चीख चीख कर रो पड़ी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। आखिर मेरी किससे दुश्मनी थी, किसने ऐसा भयानक इंतकाम लिया है? मगर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। वो औरत जब वापस आई तो उसने खाने को छुआ तक नहीं था। तुमने खाना नहीं खाया? उसने ट्रे की तरफ देखकर पूछा। देखो, अल्लाह के वास्ते इतना बता दो कि मुझे यहाँ कौन लाया है? वो फिर इल्तिजा करने लगी। तुम्हें यहाँ मैं लाया हूँ। उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। तुम? हादिया की आंखें मारे हैरत के बाहर आने को थी। हाँ मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इनकार की सूरत में नताइज की जिम्मेदार तुम और तुम्हारे घर वाले होंगे, मेहरान शाह ने कड़कदार आवाज़ में कहा। तो ये नीच हरकत तुम्हारी है। उसने नफरत से उस पर नज़र डाली। तुम कुछ भी कहो, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मुझे तुम्हारा साथ अपनी ज़िंदगी में हर हाल में चाहिए। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। तुम समझते हो कि इस तरह तुम मुझे पालोगे? हरगिज़ नहीं, वो हकारत से बोली। मैं तुम्हें पा चुका हूँ। अब तुम मुझसे शादी करने के लिए खुद को तैयार कर लो और ये बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हें अब हमेशा इधर ही रहना है, हर हाल में रहना है। उसने सख्ती से कहा। कभी नहीं, तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर सकोगे, सुना तुमने? वो धाड़ी। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हर हाल में देखना चाहता हूँ। मेहरान शाह कदरे नरम पड़ गया। अब चलो खाना खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। वो प्यार से बोला। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और मुझ पर, तुम्हारा खाना पाना ही हराम है, सुना तुमने? वो हकारत से बोली। ये तुम हो जो मैं तुम्हारा ये लहजा बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं उसे गोली मार देता। वो एकदम जलाल में आ गया। तो मार दो मुझे गोली, वैसे भी तो तुमने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया। मेरे घर वाले जाने क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ तलाश कर रहे होंगे मुझे। देखो मेहरान शाह, अगर तुम मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझे छोड़ दो, प्लीज़ जाने दो मुझे। वो मिन्नत करने लगी थी। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ। अब तुम घर और घर वालों को भूल जाओ। तुम्हें अब तमाम उम्र इधर ही रहना है। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। पूरे घर पर हो का आलम था, जैसे इस घर में कोई रहता ही ना हो, या फिर जैसे इस घर में मौत तारी हो गई हो। और मौत तो हो ही गई थी। उनके लिए हादिया मर ही गई थी, जिसे गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। उसका कहीं पता नहीं था। असद हर तरफ से मायूस हो चुका था। कोई अस्पताल ऐसा नहीं था जहाँ वो हादिया को देखने ना गया हो, मगर कोई हादसा भी तो नहीं हुआ था और न जाने कहाँ खो गई थी। माँ की हालत देख देख कर नादिया का बुरा हशर था। अब तो लोग चहलमगोइयाँ करने लगे थे। लो भला, ऐसा भी कहीं होता है? ज़रूर उसकी मर्ज़ी शामिल होगी जो यूँ गायब हो गई। अरे खुदा, ऐसी औलाद से तो बेऔलाद ही रखे तो अच्छा, जिससे बेवा माँ की इज्जत का भी पास नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, भला उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई ज़बरदस्ती ले जा सकता है क्या? मोहल्ले के लोग उल्टी सीधी बातें करके नादिया का जीना अजाब बना रहे थे। खुदा के लिए, मेरी आपी के लिए ऐसी बातें मत करें और चली जाइए आप हमारे घर से। हमें ज़रूरत नहीं आपकी हमदर्दी की, नादिया ने चीखते हुए कहा। तौबा तौबा, आजकल तो शराफत का ज़माना ही नहीं रहा। चलो बहनें, हमें तो शौक़ नहीं है तुम जैसे बेगैरत लोगों के यहाँ आने जाने का। वो तो हम तुम माँ बेटी के ख्याल से आ जाते थे। मोहल्ले की एक मुँह फट औरत ने नहुसत से कहा और सब आगे पीछे निकल गए। खुदा के लिए आप ही कहाँ खो गई हो तुम? लौट आओ आप ही, लौट आओ। वो गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगी और आंसू उसके रुखसारों को तेज़ी से भिगो रहे थे। और तो और चची जान भी अब दबे दबे लफ्ज़ों में हादिया को ही कसूरवार ठहरा रही थी कि वो इस तरह भला कैसे जा सकती है। ज़रूर कोई अंदर अंदर चक्कर चल रहा होगा। ये उस चची के अल्फाज थे जिसका मुंह सूखता था उसे बेटी कहते कहते। मगर हालात क्या पलटे, तमाम रिश्ते ही बदल गए। असद भी अब शक में पड़ चुका था। वो जो मोहब्बत का दम भरता था, आज उसी पर शक कर रहा था। आज उसे उस हवेली में कैद हुए पूरा हफ्ता हो चुका था, मगर इस अरसे में उसने मेहरान शाह की क्या क्या मिन्नतें नहीं की। और जब वो किसी तरह राज़ी ना हुआ उसे छोड़ने के लिए, तो उसने अपनी ज़बान पर खामोशी का कुफ़र लगा लिया था।
ना वो बोलती थी ना ही अब रोती थी, बस खामोश रहती। मेरान की एक ही जिद थी कि शादी के लिए राज़ी हो जाए। देखो हादिया, मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया की तमाम खुशियाँ ढेर कर दूँगा। तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी और वादा करता हूँ कि शादी के बाद तुम्हें खुद तुम्हारे घर वालों से मिलवाने ले जाऊँगा। बस तुम शादी के लिए मान जाओ प्लीज़। वो आन बान वाला शख्स उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। जवाब में हादिया ने एक कहर भरी नज़र मेरान शाह पर डाली और फिर नफ़रत से फेर लिया। उस नज़र से ही उसे अपना जवाब मिल गया था। आखिर खुद को समझती क्या हो तुम? मैं अगर चाहूँ तो ज़बरदस्ती तुमसे शादी कर सकता हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी रज़ा से हासिल करूँ, वरना मैं क्या नहीं कर सकता। वो गुस्से से बोला। और मेरी रज़ा तुम ज़िंदगी भर भी हासिल नहीं कर सकोगे मेरान शाह। हाँ, अगर ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हो तो शौक़ से करो, मगर इस तरह तुम सिर्फ मेरे जिस्म के मालिक बनोगे। मेरी रूह और मेरा दिल तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकेगा। वो मजबूत लहजे में बोली तो मेरान शाह उस पर एक गहरी नज़र डालकर कमरे से निकल गया। मुलाजमा उसे चाय देने आई तो हादिया उसे उम्मीद भरी नज़र से देखने लगी। सुनो, हादिया ने धीरे से कहा। जी बीबी, वो अदब से बोली। देखो, तुम मुझे यहाँ से निकालने में मदद कर सकती हो? उसने राजदारी से पूछा। तौबा तौबा बीबी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? शाहजी तो हमें जान से मार देंगे। वो खौफजदा हो गई तो हादिया भी मायूस सी हो गई। अच्छा जाओ, मेरे लिए कोई अच्छा सा जूस लेकर आओ, मेरा चाय का मूड नहीं है। एक ख्याल बिजली की तेज़ी से हादिया के जहन में कूदा। जी बीबी, अभी लाई। वो जल्दी से निकल गई और कमरा लॉक भी नहीं किया। और यही एक मौका था उसके पास। वो जल्दी से बेड से उतरी और चप्पल पैरों में डालकर कमरे से झांका। दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो कमरे से निकलकर राहदारी में आई। इत्तेफाक से वहाँ भी मुकम्मल खामोशी थी। उसने खुद को चादर में लपेट लिया और दबे कदमों हवेली से बाहर निकल आई। इस वक्त मुलाजिम अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। चौकीदार भी बैठा ऊँघ रहा था। वो उसने नज़र बचाकर मेन गेट पार कर गई और बाहर निकलकर उसने बेतहाशा भागना शुरू कर दिया, मगर उसे जल्दी ही अंदाज़ा हो गया कि बाहर हर तरफ जंगल ही जंगल है और वो उसमें उलझती जा रही थी। मुलाजमा जूस लेकर आई तो हादिया कमरे में नहीं थी। उसके 14 तबक रोशन हो गए। वो उल्टे कदमों भागी। शाहजी, शाहजी। वो भागते हुए मेरान शाह के कमरे में आ गई, जहाँ वो कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने हैरानी से मुलाजमा को देखा। शाहजी, वो बीबी जी अपने कमरे में नहीं है। क्या? मेरान शाह को तो जैसे करंट लग गया हो। ये क्या बकवास कर रही हो? वो तेज़ी से निकल कर भागा तो वाकई हादिया का कमरा खाली था। ओह माय गॉड! वो दोनों हाथों की उंगलियां सर में फंसाकर बोला और फिर तेज़ी से अपनी जीप की चाबी उठाई। गुल खान, अलादाद, शेर खान, कहाँ मर गए हो तुम सब? उसकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। जी शाहजी। वो सब उसके सामने फ़ौरन हाजिर हो गए। इस हवेली से एक लड़की निकल गई और तुम्हें खबर तक नहीं हुई। कान खोलकर सुन लो, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। वो चीखते हुए बोला और फिर बाहर निकल गया। इसके साथ ही सारे मुलाजिम भी निकल गए और फिर कुछ ही दूर वो उसे औंधी पड़ी नज़र आ गई। वो भागकर उस तक पहुंचा। वो बेहोश थी। उसे अपने बाजुओं में उठाकर उसने जीप में डाला और फ़ौरन हवेली ले आया। हवेली आकर उसने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ लिख दी और बताया कि खौफ की वजह से ये बेहोश हो गई है, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। और जब तक उसे होश नहीं आ गया वो उसके कमरे से हिला भी नहीं था। उसे जब होश आया तो उसने खुद को दोबारा उसे कैद खाने में पाया। तुम यहाँ से क्यों भागी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बोलो, जवाब दो। वो गुस्से से दौड़ा। तो क्या होता? मर जाती, अच्छा ही था। इस कैद खाने में घुट घुट कर मरने से बेहतर था कि मैं जंगली जानवरों का नवाला बन जाती। वो चीख पड़ी। बकवास बंद करो। वो पूरी कुव्वत से दौड़ा। अगर दोबारा ऐसी फजूल बकवास की तो जान से मार दूंगा। वो चीखता हुआ कमरे से निकल गया और वो हैरत से उसे जाता हुआ देखती रह गई। ये लड़की कभी नरम नहीं पड़ेगी। मैं ये बाजी जीत कर भी हार गया। मेरान ने दिल में एक फ़ैसला किया। सुनो, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूँगा, इसके बाद तुम आज़ाद हो। उसने अगले दिन हादिया के कमरे में आकर उसे मुखातिब किया। कैसा सवाल? उसने तेवरी चढ़ाकर कहा। अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ तो तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हें अब कबूल कर लेगा? मेरान ने उसके चेहरे को बगौर देखा। हाँ, मुझे यकीन है, क्योंकि वो मुझसे बेहद प्यार करता है। उसके चेहरे पर यकीन की चमक बहुत वाज़ेह थी। चलो मेरे साथ, मेरान ने कहा तो वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ, मेरान ने कहा और कमरे से निकल गया। और हादिया बेयकीनी से अब तक दरवाज़ा ही देख रही थी जहाँ से वो अभी अभी निकल कर गया था और फिर फ़ौरन ही उसके पीछे हो ली। घर पर खामोशी का राज था, जैसे यहाँ कोई इंसान बसता ही नहीं है या यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। हादिया ने खामोशी से घबराकर कदम आगे बढ़ाए।
सुनो। मैदान ने खिड़की से सर निकालकर उसे मुखातिब किया तो हादिया ने पलटकर उसे देखा। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे घर के और दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। और जूम करके गाड़ी उड़ा ले गया। वो उसे जाता देखती रह गई। फिर उसने घर के अंदर कदम रखा। सहन सुनसान पड़ा था। उसने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि अंदर से नादिया निकलकर सहन में आ गई और सामने हादिया को देखकर जैसे सख्ते में आ गई हो। आप ही तुम? उसने बामुश्किल खुद को यकीन दिलाया कि सामने हादिया खड़ी है। हादिया मेरी बहन। वो बेख्तियार उससे लिपट गई। कहाँ चली गई थी आप ही? कहाँ खो गई थी? वो बेकरारी से बहन के गले लगी पूछ रही थी। तुम्हारे जाते ही ज़माने ने हमसे निगाहें फेर ली, रिश्ते ही बदल गए, हम बिल्कुल तन्हा रह गए आप ही, बिल्कुल तन्हा। वो ज़ारो कतार रो रही थी। बस क्या बताऊँ, वक्त के जालिम पंजे ने मुझे जकड़ लिया था। बहुत मुश्किल से खुद को आज़ाद करा पाई हूँ। वो भी रो रही थी। अम्मी कहाँ हैं? हादिया ने बेकरारी से पूछा। मत पूछो आप ही, अम्मी की तो हालत बहुत ख़राब है। वो लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई और ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। वो बताकर रोने लगी। और चची जान वगैरह? उसने सवालिया नज़रों से देखा। वो भला और लोगों से अलग कैसे हो सकते थे? वो भी हमें तन्हा छोड़ गई। और असद? उसने मरी मरी आवाज़ में पूछा। उनका तो नाम भी मत लो आप ही, वो भी आम मर्दों की तरह तंग नज़र और तंग दिल निकले। उसने तल्खी से कहा। हादिया को अपनी समाअत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सातों आसमान एक एक करके उसके नातवा वजूद पर आ गिरे हो, ज़मीन शक हो गई हो। कानों में साए साए का एक शोर था जिसमें से उसे और कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो असद जिसे उसने मोहब्बत के 7वें आसमान पर बिठाया था इस तरह बदल जाएगा, ये तो उसने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। उस पर तो वो अंधा एतमाद करती थी, खुद से ज़्यादा भरोसा था उसकी ज़ात पर, और उसी असद ने उसके एतमाद की, उसके भरोसे की धज्जियाँ उड़ा दी थी, उसे बेमोल कर दिया था। या अल्लाह, ये सब सुनने से पहले तूने मुझे इस दुनिया से उठा क्यों ना लिया? वो तड़प ही तो गई और फिर इतना टूट कर रोई कि नादिया से उसको संभालना मुश्किल हो गया। जब दिल कुछ ठहरा तो वो उठकर अम्मी के कमरे में गई। वो चुपचाप छत को देख रही थी। अम्मी, हादिया ने आवाज़ लगाई तो उन्होंने चौंक कर उसे देखा। क्या मेरी हादिया आ गई है? बोलो, मेरी हादिया आ गई? उन्होंने हादिया को झंझोड़ डाला। अम्मी, मैं ही आपकी हादिया, मुझे पहचानिए। वो बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। माँ की हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। नहीं, तुम मेरी हादिया नहीं हो। उन्होंने उसे परे धक्का दे दिया। अम्मी, मैं ही आपकी हादिया हूँ। देखिए अम्मी, मैं वापस आ गई हूँ। वो रो रही थी और वो बेहिस सी उसे देख रही थी। उनकी आंखों में अजनबियत थी। आप ही चाहे? नादिया ने कप उसकी तरफ बढ़ाया जो उसने पकड़ लिया। आप ही, तुम कहाँ खो गई थी? इतने दिन कहाँ रही हो? कुछ बताओ तो, हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक कर मायूस हो चुके थे। तो हादिया ने उसे पहले दिन से लेकर आज तक की सारी कहानी तफसील से सुना दी। वो शख्स मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका मुंह नोच लेती, नादिया गुस्से से बोली। जो मेरे नसीब में लिखा था वो तो होना ही था, क्या कर सकते हैं। हाँ, मेरी इज्जत को वहाँ कोई ख़तरा नहीं हुआ। मैं वैसे ही पाक दामन हूँ जैसी गई थी। आप ही, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे, ये शहर ही छोड़ देंगे। मुझे इस दुनिया से नफ़रत होने लगी और ख़ुसूसन अपने मोहल्ले के लोगों से। क्या क्या गंदी बातें नहीं कर रहे थे ये लोग। बस हादिया ने भी उस शहर को छोड़ने का मसमम फ़ैसला कर लिया था तो नादिया भी सुकून से हो गई। मेरान शाह, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी, कभी नहीं, उसने नफ़रत से सोचा। आप ही चलो, गाड़ी आ गई है। नादिया ने आकर उसे चौंका दिया। उसने बैग उठाया और घर पर एक हसरत भरी नज़र डालकर बाहर निकल गई। घर भी औने पौने में बेच दिया था और कराची से नाता तोड़कर हमेशा के लिए लाहौर शिफ्ट हो रही थी। अपने एक अजीज़ को उसने ख़त लिख दिया था कि जब तक उनकी रिहाइश का बंदोबस्त नहीं हो जाता वो उन्हीं के पास रहेगी, और उन्होंने भी खुश दिली से उन्हें कबूल किया था और वो उसे स्टेशन लेने आ गए थे। चलो बेटी, तुम्हारी आंटी इंतज़ार कर रही हैं, और वो उनको लेकर अपने घर आ गए। हादिया ने सबसे पहले जॉब की तलाश करनी थी, यही सोच उसे हलकान कर रही थी। वो घर आकर शायद आंटी के आगे झुक गई। उन्होंने बढ़कर उन्हें सीने से लगा लिया और बहुत मोहब्बत और खुलूस से मिली। इस घर को अपना ही घर समझना बेटा, तुम्हारे आने से हम दोनों का भी जी लग जाएगा, उन्होंने प्यार से कहा तो वो दोनों मुस्कुरा दी। उनकी वालदा अजनबी की तरह इधर उधर देख रही थी। उसने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया, अपने ऊपर गुजरने वाली क़यामत का एक एक हर्फ उन्हें बता दिया और फिर रो पड़ी। अरे बेटी, ये तेरी आंखों में आंसू। उन्होंने अपने आंचल से उसके आंसू साफ करे। बस आंटी, इतना सब हो जाने के बाद जब हमारे सगे रिश्तों ने हमें छोड़ दिया तो आपकी मोहब्बत पर मेरी आंखें छलक पड़ी। तो शायद आंटी ने उसे सीने से लगा लिया। ना बेटी, ऐसे नहीं कहते। क्या हम तुझे जानते नहीं हैं? जब लोग भाई साहब जिंदा थे
हम तो जब से तुम लोगों को जानते हैं, जाने तुम्हारे रिश्तेदारों की आंखों पर कैसे पट्टी बन गई, जो तुझ जैसी उजली लड़की को पहचान नहीं सके। मेरी बूढ़ी नज़रें तो तेरी सूरत देखते ही समझ गई थी कि तू बिल्कुल बेकसूर है और शफाफ चांदनी की तरह पाकीज़ा और उजली है। उन्होंने उसके माथे पर बोसा दिया। फिर वाकई हादिया ने उस घर को अपना घर समझ लिया और जॉब की तलाश शुरू कर दी। और जब वो तकरीबन सब जगह से मायूस हो गई तो एक जगह से उसे बिल्कुल अचानक जॉब की ऑफ़र आ गई। वो खुश हो गई और जल्दी जॉब ज्वाइन कर ली। एक तो सर से बोझ हल्का हुआ। उसने अपनी वालदा को एक माहिर नफ्सियात को दिखाया तो उसने उम्मीद ज़ाहिर की कि पाबंदी इलाज से ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, और उसको इस वक्त ये सहारा भी बहुत था। शायद आंटी ने वाकई हक अदा कर दिया था। उनकी दवाइयों का ख्याल करती और इधर उधर की बातों से उनका जहन बटाए रखती, और वो वाकई तेज़ी से सेहतयाबी के मराहिल तय कर रही थी। डॉक्टर उसकी वालदा की तरफ से मुतमईन थे, और दूसरा हादिया को अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा था कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो दिन रात यही दुआ करती कि जल्द से जल्द उसकी माँ पहले की तरह बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। फिर खुदा ने भी तो फरमाया है, तुम मुझसे मांगो मैं अता करूँगा, और बेशक वो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। यार सुना है कि अपने साहब ये कंपनी फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है कि वो नया स्टाफ रखें। इस तरह हम तो बेरोज़गार हो जाएंगे। ऑफिस में तकरीबन सभी लोग परेशान थे। यही फ़िक्र मुझे भी हो रही है, हादिया ने फ़िक्रमंदी से कहा। खैर खुदा एक दर अगर बंद करता है तो 70 दर खोल भी देता है। हाँ ये तो है। वो घर आकर भी इसी सोच में मुब्तला थी। क्या बात है आप मुझे परेशान लग रही हैं। नादिया ने उसकी सूरत से ही अंदाज़ा लगा लिया कि वो टेंशन में है। हाँ नादिया, परेशानी वाली बात तो है। उसने सारी बात उसे बता दी। अब क्या होगा आपी, फिर हम मम्मी का इलाज किस तरह करवाएंगे, नादिया ने फ़िक्रमंदी से कहा। तो हादिया को अंदाज़ा हुआ कि उसे बताकर उसने बड़ी बेवकूफ़ी की। वो बिला वजह परेशान हो गई। अरे पगली, तुम क्यों परेशान हो गई, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, उसने बहन को तसल्ली दी। हालांकि वो खुद बेहद परेशान हो गई थी। वो चेकअप कराने के लिए फिर अपनी अम्मी को अस्पताल ले गई थी। डॉक्टर ने उनका मुकम्मल चेकअप करके उन्हें ओके कर दिया था। वो अब बिल्कुल ठीक थी। हादिया नादिया को भी पहचानने लगी थी। बस कभी कभी ही उनकी दिमागी रूह बहक जाती थी, मगर फिर भी वो अब बिल्कुल ठीक थी। वो उन्हें डॉक्टर को दिखाकर दवाई के लिए जैसे ही कमरे से निकली तो सामने से आते असद को देखकर वहीं रुक गई। असद की नज़र भी उस पर पड़ गई और वो ऐन सामने आ खड़ा हुआ। असद तुम? उसने बेयकीनी से उसे देखा। हाँ मैं। तुम यहाँ कैसे? उसने बेदिली से कहा। हाँ वो अम्मी को चेकअप के लिए लाई थी। और तुम कैसे, खैरियत तो है? उसने फ़ौरन ही सवाल कर डाला। हाँ मैं अपनी बेगम को लेकर आया था, उसके यहाँ डिलीवरी होने वाली है, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। क्या तुमने शादी कर ली? उसने हैरानी से उसकी सूरत देखी। हाँ मेरी शादी को 11 माह हो गए। यहाँ लाहौर में ही मेरी ससुराल है, उसने ढिठाई से एतराफ़ किया। शादी मुबारक हो, उसने दिल को संभालते हुए बामुश्किल ये बात कही थी। अच्छा मैं चलता हूँ। वो जाने के लिए पड़ गया। वो हैरान थी कि ये वही असद है जो उसकी मोहब्बत का दम भरता था। या अल्लाह, क्या मोहब्बत करने वाले भी इस तरह बदला करते हैं। उसकी आंखें धुंधला गई। उसने अपने दुपट्टे से आंखों को रगड़ डाला। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों खड़ी हो? उसकी अम्मी ने रूम से निकलकर उसे खड़ा पाया। कुछ नहीं अम्मी, आप चलें, दवाई वहीं से ले लेंगे। घर आकर भी वो उलझी सी रही और नादिया ये समझती रही कि वो जॉब की वजह से परेशान है। ऑफिस में सभी परेशान थे और सर जोड़े सरगोशियाँ कर रहे थे कि उनके बॉस आ गए। मैं आज आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। कल से आपके नए बॉस आएंगे और दुआ करता हूँ कि वो आप लोगों के लिए अच्छे साबित हों। उन्होंने यही स्टाफ रखने का फ़ैसला किया है क्योंकि वो तजुर्बाकार स्टाफ चाहते, इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए। और आपकी तनख्वाह में भी इजाफे का फ़ैसला हुआ है। उन्होंने गोया सबकी परेशानी ख़त्म कर दी थी। सब ने तालियाँ बजाई। सबसे ज़्यादा सुख का सांस हादिया ने लिया था। और इत्तेफाक के अगले दिन हादिया पहली बार ऑफिस से लेट हो गई थी। वो जल्दी जल्दी पहुंची तो उस्मा ने बताया कि नए बॉस आ चुके हैं और सबसे ही खुश इखलाकी से मिले हैं। चलो ये ठीक है कि खुश इखलाक है। हादिया ने सुकून का सांस लेकर कुर्सी की पुछ से टेक लगाए। और मोहतरमा, उन्होंने कहा था कि जैसे ही ये मिस आए इन्हें मेरे ऑफिस भेज देना। उसकी कॉलीग उस्मा ने इतला दी। क्या, और तुम मुझे अब इतनी देर में बता रही हो? वो फ़ौरन ही खड़ी हो गई। मैं आई कम इन सर? उसने गर्दन अंदर डालकर इजाज़त ली। यस। वो चेयर घुमाकर दीवार की तरफ मुंह किए बैठा था। थैंक यू सर, आपने बुलाया? वो अंदर आकर बोली। जी हाँ, वो पढ़ते हुए बोला और सामने खड़ी आदिया को देखकर जहाँ मेहरान शाह हैरान हुआ था वहीं आदिया पर भी हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। तुम? मेहरान शाह ने बेहद हैरानी से कहा। तुम यहाँ? हादिया ने पहले हैरत से और फिर हकारत से आंखें सुकेड़ कर कहा।
तुम यहाँ कहाँ? तुम तो कराची में थी। वो अब भी हैरत में था। तुमने वो शहर मेरे रहने के काबिल छोड़ा ही कब था? वो नफ़रत से बोली। मैं समझा नहीं। वो वाकई संजीदा था कि वो तो उसे छोड़ने के बाद से लेकर अब तक के हालात से बिल्कुल बेखबर था। ये तुम कह रहे हो? इतना कुछ करने के बाद भी तुम समझे नहीं? तुम्हारी बदौलत ही तो मेरी ज़िंदगी पर काला साया पड़ गया। मेहरान शाह, और तुम ही कहते हो कि तुम समझे नहीं? उसकी आंखों में नफ़रत ही नफ़रत थी। मैं ये नौकरी अभी और इसी वक्त छोड़ कर जा रही हूँ। वो जाने के लिए पड़ गई। तुम नौकरी क्यों छोड़ रही हो? मेहरान जल्दी से घूमकर उसके सामने आ गया। इसलिए कि मुझे तुम्हारा वजूद गवारा नहीं है। तुम्हारे साथ काम करना तो बहुत दूर की बात है। वो साइड से निकल गई और वो खड़ा का खड़ा रह गया, यानी कि मुझसे अब भी उतनी ही नफ़रत करती है। वो अपनी कुर्सी पर गिर सा गया। उस्मा ने हादिया को जाता देखकर आवाज़ दी, मगर वो निकलती चली गई। और जब वो फाइल लेकर मेहरान के ऑफिस में आई तो झिझकते हुए पूछ लिया, सर ये मिस हादिया क्यों चली गई? तबीयत तो ठीक थी ना? उस्मा ने पूछ लिया। आप उन्हें जानती हैं? मेहरान ने सवाल के जवाब में सवाल कर डाला। जी सर, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुस्कुरा कर कहा। फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि उनके साथ घर में कौन कौन रहता है? जी सर, उनके घर में वालदा और एक बहन होती हैं, उस्मा ने हैरानी से कहा। वो हैरान थे कि वो क्यों इतनी इंक्वायरी कर रहे हैं। और उनके शौहर, मेरा मतलब है कि उनकी शादी नहीं हुई? नहीं सर, अभी हादिया की शादी नहीं हुई। वो अपनी वालदा और बहन के साथ एक अजीज़ा के घर में रहती है। उसने सारी तफसील बता दी और मेहरान मज़ीद परेशानियों में गिर गया। ठीक है, आप जा सकती हैं, उसने उस्मा के हाथ से फाइल लेकर कहा। तो वो कमरे से निकल गई। मैं तो समझा था कि वो अपने शौहर के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही होगी, मगर ये क्या, वो इतनी परेशानियों में मुब्तला है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। उसे तो बहुत यकीन था अपने मंगेतर पर, फिर ये सब क्यों हो गया? वो सोच सोच कर परेशान हो रहा था। खुद को जैसे तैसे मैंने संभाल ही लिया था, मगर आज इतने अरसे के बाद उसे देखकर मैं फिर से बेख्तियार हो गया हूँ। मैंने उसे ज़ख्म भी तो ऐसा दिया था। ए अल्लाह, मैं क्या करूँ? किस तरह उस लड़की के दुखों को समेटूँ? वो सोच रहा था और हलकान हो रहा था। घर आकर भी वो अपसेट रहा। हादिया की यादों से तो फरार हासिल करने के लिए उसने शहर तक बदल डाला था। क्या मालूम था कि वो उन राहों में यूँ अचानक टकरा जाएगी, और वो भी इस हालत में, परेशानियों में जकड़ी हुई। वो अपना हाल दिल किससे कहकर हल्का करता? उसके बाबा ने कराची वाली हवेली नहीं छोड़ी थी, वो वहीं मकीम थे, और उसका जुगरी दोस्त अली शेर मुल्क से बाहर सेटल हो गया था। उसने ख़ुद को बिज़नेस में मसरूफ़ कर लिया था और उसी हिसाब से वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। वो लाहौर चंद माह पहले ही सेट हुआ था और फिर उसने वहाँ भी कंपनी खरीद ली, और इधर इसका हादिया से सामना हो गया। उसे देखकर उसके तमाम जज्बात दोबारा बेदार हो गए थे, जिन्हें उसने बड़ी दिक्कतों से थपक थपक कर सुलाया था कि ये मेरी नहीं, किसी और की किस्मत का सितारा है। मगर उसकी हालत देखकर उसका दिल और भी बोझल हो गया था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही उसे ज़ख्म दिया और अब मैं ही उनका पर मरहम रखूँगा। उस्मा सीधी हादिया के घर आई थी क्योंकि वो सारा दिन परेशान रही थी। क्या हुआ हादिया, तुम क्यों इस तरह अचानक ऑफिस से चली आई? जानती हो उस्मा, वो शख्स कौन है? वो मेहरान शाह है, वही मेहरान शाह जिसने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। वो नफ़रत से उसका जिक्र कर रही थी। क्या? उस्मा ने हैरत से हादिया को देखा। हाँ, बस उसे देखकर ही मेरा खून खौल उठा। उसके साथ काम करना तो दूर की बात है। ओह, जब ही वो तुम्हारे बारे में मुझसे इंक्वायरी कर रहे थे, उस्मा ने समझ आने वाले अंदाज से कहा। क्या पूछ रहा था वो? हादिया ने तेवरी चढ़ाकर कहा। तो उस्मा ने सारी बात बता दी। अच्छा ये बताओ कि तुम अब जॉब का क्या करोगी? उस्मा ने फ़िक्रमंदी से कहा, मगर वो सोचो कि ताने बाने में उलझ गई थी। अगले दिन उस्मा जब ऑफिस गई तो मेहरान ने उसे ऑफिस में बुला लिया, क्योंकि वो जान चुका था कि ये लड़की हादिया की करीबी दोस्त है। आप हादिया की दोस्त हैं और उसे अच्छी तरह जानती होंगी। आप उसके बारे में कितना जानती है, क्या मैं जान सकता हूँ? मेहरान ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए सवाल किया। आप क्या जानना चाहते हैं? उस्मा ने सवाल किया। क्या आप जानती हैं कि हादिया को किसी ने अगवा किया था? मेहरान शाह ने नज़रें चुरा कर कहा। जी हाँ, जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वो आप थे। उस्मा ने सुकून से कहकर मेहरान को हैरान कर दिया। ओह, तो आप सब जानती हैं। उसने गहरी सांस खारिज की। उस्मा, मैं हादिया से शादी करना चाहता हूँ। आप मेरा कितना साथ दे सकती हैं? जी। उस्मा ने हैरानी से मेहरान को देखा। मैं मानता हूँ कि उस लड़की को मैंने बहुत दुख दिया है, उसके दिल को ज़ख्म कर दिया। मगर अब मैं उसके ज़ख्मों पर मरहम भी खुद ही रखना चाहता हूँ। उसे पूरी सच्चाई ईमानदारी से अपनाना चाहता हूँ। उसे माशरे में वही इज़्ज़त व मकाम देना चाहता हूँ जो उसका हक़ है और वक्ती तौर पर उसे छिन गया है। और ये भी सच है कि मेरी वजह से उसे ये कर्ब सहना पड़ा। मेहरान ने हर ज़्यादती का सच्चाई और हौसले से एतराफ़ किया। आप सच कह रहे हैं सर। वो अभी हैरत में थी।
हाँ उज़्मा, आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि मैं उसे किस हद तक चाहता हूँ। मैं तो ये सोचकर अलग हो गया था कि वो अपने मंगेतर से शादी करके एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही होगी। और जानती हो, मोहब्बत करने वाले हमेशा यही चाहते हैं कि वो जिनसे मोहब्बत करते हैं वो हमेशा खुश रहें। बस ये सोचकर मैंने शहर तक बदल दिया था। मैं नहीं जानता था कि वो मुझे इस तरह इन राहों में टकरा जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं मेरान साहब? उसके मंगेतर ने उसे एक मैली लड़की जानकर अपनी राह अलग कर ली। वो भी आम मर निकला और शादी करके बैठ गया, और वो ये जानकर बिखर गई। मगर उसे अपने मंगेतर पर बहुत यकीन था। मेरान ने तड़प कर कहा। जी हाँ सर, उसे बहुत यकीन था, मगर उसने हादिया के यकीन को किरची किरची करके रोन डाला। वो दुखी हो गई। उज़्मा, मैं उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। आप कुछ कर सकती हैं मेरे लिए प्लीज़? उसने उम्मीद भरी नज़र उज़्मा पर डाली कि यही एक उम्मीद की किरण बनकर सामने नजर आई थी मेरान को। मैं कुछ कह नहीं सकती, मगर कोशिश करके देखूंगी ज़रूर। उज़्मा ने उसे कोई उम्मीद को यास नहीं दिलाई थी, मगर इनकार भी नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी कि हादिया इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेगी। आंटी, हादिया कहाँ है? उज़्मा इतवार वाले दिन उसके घर आ गई थी। बेटा, वो अंदर कमरे में है। पता नहीं क्या हो गया उसे, हर वक्त चुप चुप सी रहती है, उन्होंने परेशानी से कहा तो वो उठकर कमरे में आ गए। नादिया और शाहिदा आंटी बाजार गई थी। हादिया, ऐसे क्यों लेटी हो? वो उसे ऐसे लेटे देखकर बोली तो वो चौंक गई। तुम कब आई? वो सीधी होकर बैठ गई। बस अभी अभी। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना थी, इसलिए आई थी। वो खुद को बात करने के लिए तैयार कर रही थी। अच्छा कहो, क्या बात है? वो मतवज्जे हो गई। हादिया, मेरा अंशा तुमसे शादी करना चाहता है। उसने हिम्मत करके कह ही दिया। क्या? हादिया का दिमाग भग से उड़ गया। हाँ हादिया, उन्होंने मुझसे खुद बात की है कि मैं इस सिलसिले में बात करूं, और सच्ची बात यह है हादिया कि वो तुम्हें वाकई बहुत चाहते हैं। उनकी बातों से मैंने बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया है, और उन्होंने मुझसे कुछ छुपाया नहीं है। उज़्मा ने उसे कन्विंस करना चाहा। मेरान शाह से शादी हरगिज़ नहीं। उस शख्स से शादी का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती जिसने मुझे बर्बाद किया। वो एकदम गर्म हो गई। हादिया, प्लीज़ तुम ठंडे दिमाग से सोचो। अब जब वो तुम्हें खुद आगे बढ़कर अपनाना चाह रहे हैं तो उन्हें ये मौका ज़रूर देना चाहिए, वरना ये सरासर उनके साथ ज़्यादती होगी। उज़्मा ने सच्चाई से कहा। और वो जो उसने मेरे साथ किया उसे क्या कहोगी तुम? हादिया ने ताज्जुब से कहा। मैं मानती हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, बिल्कुल गलत रास्ता अपनाया था तुम्हें पाने का, और इस बात का उन्हें एतराफ़ भी है, मगर फिर उन्होंने तुम्हें बाइज़्ज़त तुम्हारे घर भी छोड़ दिया। ये बात उनकी शराफत की दलील है हादिया। और इसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? इससे वो लाइल थे, मगर अब वो तुम्हें अपनाना चाहते, इस माशरे में वही इज़्ज़त वही मान देना चाहते हैं जिसकी तुम हकदार हो, तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से उन्हें ये मौका ज़रूर देना चाहिए। तुम सोच समझ कर जवाब देना, कोई जल्दी थोड़ी है। उज़्मा उसे सोचों के भंवर में छोड़कर चली गई। और फिर जब अगले 2 दिन बाद उसने उज़्मा को फ़ोन करके अपनी रजामंदी दी तो वो बेहोश होते होते बची। तुम होश में ये बात कह रही हो हादिया? वो बेयकीनी से बोली। हाँ उज़्मा, मैं पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। और फ़ोन बंद हो गया। उज़्मा ने ऑफिस आकर जब मेरान शाह को हादिया का जवाब पहुँचाया तो उस पर शादी मर की सी कैफियत तारी हो गई। उज़्मा, आप सच कह रही हैं? वो बेयकीनी की कैफियत में था। जी सर, बस अब आप बारात की तैयारियां कीजिए। वो मुस्कुराकर बोली तो मेरान शाह भी मुस्कुरा दिया। शायद अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। फिर मेरान ने बाकायदा हादिया के घर रिश्ता भिजवा दिया था उज़्मा के ज़रिए। फिर खुद हादिया की वालदा से मिला। नादिया ने उसे देखते ही ओके कर दिया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये वही शख्स है जिसने उसकी बहन की खुशियाँ छीन ली थी। हादिया ने भी ये राज ही रखा था। उसकी वालदा ने उसे पसंद करके शादी की तारीख दे दी थी। शाहिदा आंटी तो बहुत खुश थी कि इतने खुशहाल और अमीर घराने से हादिया का रिश्ता आया है। उज़्मा भी दिल से खुश थी और उसकी खुशियों के लिए दुआ गो थी। हादिया, अब जबकि तुमने मेरान भाई से शादी करने का सोच लिया है तो यकीनन सोच समझ कर ही ये फ़ैसला किया होगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी कि पिछली तमाम बातों को भुलाकर नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना। फिर तुम देखना तुम कितनी खुशो खरम ज़िंदगी बसर करोगी। हादिया मुस्कुराती रही और फिर दुल्हन बनकर मेरान शाह के महल नुमा घर में आकर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई। तमाम आसाइशों से मज़य्यन सजे सजाए कमरे में वो उस शख्स का इंतज़ार कर रही थी जो उसके जिस्मो जान का मालिक बन चुका था। औरतें उसे बिठाकर चली गई। मेहरान तमाम मेहमानों से निपटकर जब कमरे में आया तो वह सादा से कॉटन के सूट में मलबूस तमाम तर मेकअप से बेनियाज चेहरा लिए शीशे के सामने खड़ी बालों को ब्रश कर रही थी। उसे कमरे में दाखिल होता देखकर भी नज़रअंदाज कर गई।
हादिया ये क्या, तुम्हारा वो रूप तो मैंने जी भर कर देखा भी नहीं था और तुम सब कुछ चेंज करके ऐसे बैठी हो। मेहरान ने अजहद हैरानी से कहा। तुम्हें ये खुशफहमी कब से हो गई मेहरान शाह कि मैं दुल्हन बनकर और उसी कमरे में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी? उसने अल्फाज चबा चबा कर कहा तो मेहरान बुरी तरह चौंक गया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? उसने हैरानी से उसे देख कर कहा। मतलब ये मेहरान शाह कि ये शादी नहीं, तुम्हारी सज़ा है, वो सज़ा जिसमें तुम तमाम उम्र ज़िंदगी की खुशियों के लिए तरसते रहोगे, सुकून के लिए तड़पते रहोगे। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैं तुम्हें माफ़ कर देती। मेरे नज़दीक इससे कड़ी सज़ा तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। अब तुम ये सज़ा ज़िंदगी भर भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं हूँ। वो सुकून से कहकर अपना तकिया उठाकर सोफे पर मज़े से चादर ओढ़कर लेट गई और मेहरान शाह उसकी बातों पर गौर करता रह गया। तो हादिया, शादी तुमने मुझसे इंतकाम लेने के लिए की है, इसमें तुम्हारी नफ़रत पोशीदा थी। ठीक है, तुम अपनी नफ़रत में कहाँ तक जा सकती हो और मैं अपनी मोहब्बत को आजमाता हूँ, देखता हूँ कि तुम मुझसे कब तक नफ़रत कर सकती हो और कहाँ तक कर सकती हो। वो जाने कब तक करवटें बदलता हुआ नींद की वादियों में उतर गया। अगले दिन उज़्मा और नादिया उसका नाश्ता ले आई तो मेहरान शाह उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिला। हादिया कहाँ है? उज़्मा ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो तो सो रही है, उसने सरसरी अंदाज से कहा। तो उज़्मा ने चौंक कर उसे देखा। उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मैं आप लोगों के लिए कुछ मंगवाता हूँ। जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, हम नाश्ता घर से लाए हैं। मैं ज़रा आप ही से मिल लूँ। नादिया अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। क्या बात है मेहरान भाई, आप खुश तो हैं ना? उज़्मा ने भांप लिया था। पता नहीं, शायद खुशियों की मंजिल अभी मेरी ज़िंदगी से दूर है। मेहरान ने फीकी मुस्कुराहट सजा कर कहा। क्या मतलब? उसने उसकी उतरी हुई सूरत देख कर कहा। अरे छोड़ो इन बातों को, जाओ तुम अपनी दोस्त को जाकर नाश्ता करवाओ। रात भी उसने कुछ नहीं कहा था। मेहरान कहकर मुलाजमा को हदायत देने चला गया। वो जल्दी ही तैयार होकर नादिया के साथ बाहर आ गई। फिर उन सब ने मिलकर नाश्ता किया। अच्छा मेहरान भाई, हम आप ही को लेकर जा रहे हैं, आप उन्हें शाम को लेने आ जाइएगा। उज़्मा और नादिया ने हंसते हुए कहा और उसे ले गई। माँ उसे देखकर खुश हो गई। बेटी तू खुश है ना? माँ ने गले लगाकर सरगोशी की। जी अम्मी, उसने माँ को मुतमईन किया और फिर मोहल्ले की औरतें उसे देखने आ गई। चंद लोग ही उसकी शादी में शरीक हुए थे। मेहरान की तरफ से भी उसके दोस्त शरीक थे। बाबा ने फ़ोन पर उसे इजाज़त दे दी थी और कहा था कि वलीमा वो कराची में करेंगे। पूरे एहतमाम के साथ उन्हें बेहद खुशी थी कि उनकी बहू वही लड़की बनी थी जिसको उनका बेटा दिलो-जान से चाहता था। शाम को मेहरान उसे लेने पहुँच गया और वो सबसे मिलकर कार में आ बैठी। मेहरान ने उसे घर में दाखिल होते ही कमरे में जाने से पहले रोक लिया। सुनो, कल तुमने कहा और मैंने सुना था, आज मैं कहूँगा और तुम सुनोगी। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे शादी इंतकामन की है और मुझे अजियत देकर तुम्हें खुशी मिलेगी। तो हादिया, तुम शौक़ से अपना काम करो और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कब तक नफ़रत कर सकती हो। मगर एक बात सुन लो, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाओगी। हाँ हादिया, ये मेरा वादा है, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हारी नफ़रत से भी कभी हार नहीं मानेगी। एक दिन तुम्हारी नफ़रत मेरी मोहब्बत के आगे ज़रूर घुटने टेक देगी। मेहरान शाह पूरे यकीन से कहकर उसे हैरान छोड़ गया और हादिया उसके यकीन पर तलमला कर रह गए। ऐसा कभी नहीं होगा मेहरान शाह, कभी नहीं। मेहरान शाह ने कराची चलने की पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। वो अपने साथ हादिया की वालदा और चंद रिश्तेदारों को भी ले जा रहा था। उनमें उज़्मा भी शामिल थी, क्योंकि बाबा का फ़ोन कई बार आ चुका था कि बहू को लेकर फ़ौरन कराची आओ। हमने वलीमे की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तुम ज़रूरी सामान पैक कर लो, हम कल सुबह की फ़्लाइट से कराची जा रहे हैं। मेहरान ने हादिया को मैगज़ीन की वर्क गर्दानी करते देखकर कहा और बाथरूम में घुस गया। इतने में फ़ोन की बेल होने लगी। उसे नाचार उठना ही पड़ा। हेलो, उसने बेजारी से कहा। हाँ बेटी, मैं एहतिशाम शाह बात कर रहा हूँ। कहाँ है मेहरान शाह? उन्होंने खुशगवार अंदाज से बात की। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? उसने जल्दी से अदब से सलाम किया। जीती रहो बेटी, हम ठीक है। ये बताओ कि तुम लोग कब आ रहे हो? उन्होंने मोहब्बत से कहा। बस पापा, हम कल सुबह की फ़्लाइट से कराची आ रहे हैं, उसने उन्हें तसल्ली दी। ठीक है, खैरियत से आओ। अच्छा मेहरान से कहना कि मेरी बहू को किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अल्लाह, खुदा हाफिज़। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। वो जाने कितनी देर रिसीवर को देखती रही। जब भी मेहरान शाह बाथरूम से निकल आया, वो उसकी गुफ्तगू सुन चुका था। बाबा से मोहब्बत से बात करने का शुक्रिया, मेहरान ने एहसानमंदी से कहा। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया जिसका शुक्रिया अदा कर रहे हो तुम। वो बुज़ुर्ग है और हमें बुज़ुर्गों का अदब करने का सबक बचपन से ही सिखा दिया जाता है, उसने खा जाने वाले अंदाज से कहा। तो मेहरान उसे देखते हुए कमरे से निकल गया।
अगले दिन वो कराची पहुंच गए और उनका इतना शानदार इस्तकबाल हुआ कि हादिया हैरान रह गई। उन पर इतने फूलों की बरसात हुई कि राहदारी का फर्श तक नहीं नज़र आ रहा था। बाबा ने हवेली को दुल्हन की तरह सजवाया था और उसका कमरा इस खूबसूरती से आरास्ता करवाया था कि वो देख देख कर हैरान हो रही थी। बाबा ने उसके सर पर से हज़ार हज़ार के नोट सदका कर दिए। अरे ये क्या, बीबी साहब के हाथों में चूड़ियाँ नहीं हैं? किसी सियानी औरत ने उसके सोने हाथ देखकर हैरानी से कहा। तो हादिया ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, पहन लेगी, दूसरी औरत ने जल्दी से बात बनाई। जी नहीं, मुझे चूड़ियाँ कतई पसंद नहीं है, मुझे कोई शौक़ नहीं है चूड़ियाँ पहनने का। वो मेरान को घूरती हुई कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरान उसका मुँह और बाबा मेरान का मुँह देखते रह गए। ये सब क्या है बेटा? क्या तुमने बहू से फिर ज़बरदस्ती की है? उन्हें शक सा हुआ। अरे नहीं बाबा, पुराना गुस्सा है, उतरते उतरते ही उतरेगा, कुछ तो वक्त लगेगा, आप तो जानते ही हैं। उसने मुस्कुराकर बाप को मुतमईन करना चाहा। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और मेरान जल कर रह गया। उसे हादिया की यह बदतमीज़ी बहुत नागवार गुजरी। ये क्या बदतमीज़ी थी हादिया? तुम्हें कम से कम बाबा के सामने तो लिहाज करना चाहिए। मेरान ने दबे दबे लफ्ज़ों में उसे समझाया। मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ, जो काम मुझे पसंद नहीं वो तुम मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़र खरीद गुलाम नहीं हूँ, समझ गए? वो मुँह बनाकर बोली तो मेरान चुप होकर गुस्से से घूंट का घूंट भर कर रह गया। देखो हादिया, मेरे साथ तुम जैसा चाहे सलूक कर लो, मगर मेरे बाबा की शान में कभी गुस्ताखी मत करना प्लीज़, उसने आजिज़ी से कहा। और हादिया चाहते हुए भी कोई सख्त बात नहीं कर सकी। वलीमे में शहर के तमाम रईस और बिजनेसमैन मौजूद थे और हादिया को शहर के सबसे बेहतरीन पॉलर से तैयार करवाया गया था। वो दुल्हन बनकर क़यामत की हद तक हसीन लग रही थी। मेरान ने उसे देखकर सांस लेना ही जैसे भूल सा गया था। उसे पता था कि कमरे में जाकर ये वही अरियल हादिया बन जाएगी, इसलिए वो उसे बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। तमाम लोगों को फारिग करके जब मेरान कमरे में आया तो हादिया उसे हस्बे तवक्को वैसे ही सादा मिली। वो दिल महसूस कर रह गया और ज़बान पर आते शिकवे ज़बान की नोक पर ही रुक गए कि वो शिकवा करके करता भी क्या, उल्टा उसे सुनाकर रख देती। वो चुपचाप बेड पर दराज हो गया। क्या है मेरी ज़िंदगी, मनपसंद शरीके हयात है, मगर मैं कभी भी फिर भी तन्हा हूँ। चाहूँ तो एक लम्हे में उसे ज़ेर कर सकता हूँ और उसकी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी, मगर मैं उसे मोहब्बत से हासिल करना चाहता हूँ। मैंने उसे ज़ख्म भी तो ऐसा दिया था, मेरे गलत तरीके से उसे ये ज़ख्म आए हैं और उसका रद्द-ए-अमल भी इसीलिए ऐसा है। अब मुझे उसे प्यार से जीतना है। एक दिन वो खुद मोहब्बत के आगे झुक जाएगी। वो ज़मीर की अदालत में खड़ा अपना एहतसाब कर रहा था। हाँ हादिया, मैं तुम्हें मोहब्बत से जीतूंगा। मेरान ने मुस्कुराकर सोचा और आंखें मूंद ली। सुबह उसकी आंख देर से खुली। वो उठकर जा चुकी थी। जब वो बात लेकर कमरे से तैयार होकर निकला तो वो टीवी ऑन किए, हाथ में कॉफ़ी का मग थामे बज़ाहिर तो टीवी देख रही थी, मगर जहन मुंतशिर था। रज़िया, नाश्ता लगाओ। मेरान ने आवाज़ लगाई तो हादिया उसकी आवाज़ पर बुरी तरह चौंकी, मगर जल्द ही संभल गई और टीवी को तवज्जो से देखने लगी, जैसे उसके लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी और कोई काम इस दुनिया में है ही नहीं। मेरान मुसलसल नोट कर रहा था। साहब, नाश्ता लगा दिया है। बेगम साहब ने भी नाश्ता नहीं किया था, मैंने उनके लिए भी लगा दिया है। रज़िया ने दांत निकालकर अपना कारनामा बताया। क्यों, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए नाश्ता लगाओ? हादिया ने कहा जाने वाले अंदाज से घूरा। फूजी, मैंने सोचा कि आप साहब के साथ नाश्ता करेंगी, तो मैंने अपनी फजूल सी बकवास बंद करो और शक्ल गुम कर दो। वो गुस्से से खौलती हुई मग मेज़ पर पटक कर वहाँ से निकल गई। मेरान धीरे से मुस्कुराया। रज़िया, इधर आओ, उसने उसे नरमी से बुलाया। देखो, तुम्हारी बीबी इस वक्त गुस्से में है, दिल की बहुत अच्छी है, आइंदा उनका कोई भी काम उनसे पूछ कर नहीं ही करना, ठीक है? मेरान ने उसे नरमी से प्यार से समझाया तो वो खुश होकर किचन में घुस गई। अरे उठ गए बेटा, और ये तुम अकेले नाश्ता कर रहे हो? बहू कहाँ है? उन्होंने इधर उधर देखते हुए कहा। बाबा वो देर से नाश्ता करने की आदी है, आप फिक्र मत करें, उसने बात बनाई। मगर बेटा, ये तो सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वो खुद भी हाथ धोकर मेज़ पर आ गए। वो बाहर से वॉक करके आए थे। इतने में हादिया कमरे से निकलकर शायद लॉन में जा रही थी कि बाबा ने आवाज़ दे दी। आओ बेटी, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? उन्होंने प्यार से पूछा। वो मुझे सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है, उसने साफ बात कर दी, मगर ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो उसे मजबूरन उनका साथ देना पड़ा। उसे मेरान के सामने नाश्ता करना बहुत नागवार लग रहा था। बेटा, फिर तुमने हनीमून के लिए कुछ सोचा कि नहीं? बाबा ने मौजू छेड़ा तो हादिया का हाथ मुंह की तरफ जाते जाते रुक गया। उसने तिरछी नज़रों से मेरान को देखा। जी बाबा, बस हम प्रोग्राम बनाने ही वाले थे।
हादिया नहीं मान रही थी। मेहरान ने सारा इल्ज़ाम उसके सर रख दिया और वो उसके इस झूठ पर हैरान रह गई। क्यों बेटा, तुम्हें एतराज़ क्यों है? बाबा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वो सचमुच सटपटा गई। ये क्या जवाब दे? इस मौजू पर कोई बात हुई ही कब थी? नहीं बाबा, मैंने कब इनकार किया है? वो गड़बड़ा कर बोली। तो मेहरान दिल में खुश हो गया कि उसका निशाना ख़ता नहीं हुआ था। उसने अंधेरे में तीर चलाया जो लग गया था। ठीक है, मैं तुम लोगों की टिकटें कंफर्म करवा देता हूँ, बस जगह तुम लोग पसंद करके बता दो। उन्होंने मुल्क गिरमाना शुरू कर दिए। नहीं बाबा, हम अपने ही मुल्क में जाएंगे। हादिया ने जैसे ही मदाखलत की कि कहीं मेहरान शाह फिर कोई झूठ न कह दे। चलो, जैसी तुम्हारी खुशी। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और नाश्ते से फारिग होकर अपने कमरे में चले गए। हादिया ने इत्मीनान का सांस लिया। बाबा के सामने मेरी बात का मान रखने का शुक्रिया। मेहरान ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? तुम समझते हो कि तुम मुझसे इस तरह करके अपनी सारी बात मनवा लोगे? तो ये तुम्हारी भूल है मेहरान शाह। मुझे तुम्हारी इन बातों से नफरत है, शदीद नफरत। वो गुस्से से उसे झाड़ती हुई कमरे में बंद हो गई और वो दिल महसूस कर रह गया। इधर बाबा ने उन्हें सवात का आगान भेजने का सारा इंतज़ाम करवा दिया था। अगले दिन उनकी रवानगी थी। वो बाबा की वजह से तैयारी कर रही थी, वरना उसका दिल चाह रहा था कि सारी तैयारी पर इनकार करके पानी फेर दे, मगर उसकी तरबियत में बुज़ुर्गों का एहतराम करने की तलकीन की गई थी, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गई थी। आखिर वो उसके बाप की जगह थे और वो कम अज़ कम उनकी तज़लील नहीं करना चाहती थी और ना ही कभी कर सकती थी। ड्राइवर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने चला गया था। बाबा ने मेहरान को बहू का ख्याल रखने की सख्ती से ताकीद की थी। वो भी सर हिलाकर उन्हें तसल्ली दे गया। उन्हें अब क्या बताता कि उनका बेटा मोहब्बत के इम्तहानात के मराहल से गुजर रहा है। उस पत्थर जैसी लड़की को अपनी मोहब्बत की धीमी धीमी आग से पिघलाना चाहता है, मगर उस पर कभी किसी भी बात का असर ही नहीं था। उनकी रिहाइश का बंदोबस्त बाबा ने अपने दोस्त के बंगले पर करवा दिया था, जिसे उनकी फैमिली जब उधर आती तो इस्तेमाल करती थी। तमाम तरह आसाइशों से आरास्ता, नौकर चाकर सब कुछ मौजूद था। उनके पहुंचते ही उनके नहाने का बंदोबस्त हो गया। फिर जैसे ही वो फारिग हुए तो खाना लग गया। हादिया ने खूब सैर होकर खाया, क्योंकि उसने सफ़र में कुछ भी नहीं खाया पिया था। मेहरान ने हल्का फुल्का खाकर हाथ खींच लिया। जब आराम की घर से वो कमरे की तरफ बढ़े तो हादिया इधर ड्राइंग रूम में ही सोफे पर लेटने की तैयारी करने लगी। मेहरान उसका इरादा भांप गया। तुम अंदर आराम करो, मैं इधर लेट जाता हूँ, तुम्हें इधर तकलीफ़ होगी, मेहरान ने नरमी से कहा। तो हादिया उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। ये उनके अलहदा होने का ऐलान था। वो थकी हुई थी, फ़ौरन लेट कर सो गई। अगले कई दिन उसी तरह गुजर गए। वो कहीं बाहर भी नहीं निकल रही थी। सुनो, बाबा ने कैमरा भी दिया था। मैं अगर उसे यूं ही वापस ले जाऊंगा तो बाबा को बुरा लगेगा, इसलिए तुम घूम फिर कर ज़रा तस्वीरें ज़रूर बनवा लेना प्लीज़। मुझे तस्वीरें बनवाने का कोई शौक़ नहीं है और तुम्हारे साथ तो हरगिज़ नहीं। वो साफ मना करके उठ गई तो मेहरान उसे खामोशी से देख कर रह गया। बीबी जी, इधर का मौसम आजकल बड़ा ही सोना हो रहा है, आप लोग घूमो फिरो, बहुत मज़ा आएगा। सुबह को उसकी मुलाजमा ने कहा। अच्छा चलो, हम दोनों मिलकर चलते हैं। वो खुशगवार मूड में थी। ना जी ना, आप अपने साहब के साथ जाना, मैं लेकर गई तो उन्हें बुरा लगेगा। वो फ़ौरन ही साफ मना कर गई। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, हम चलते हैं। वो उसके साथ बाहर आ गई। हर तरफ सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ पहाड़ों पर जमी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे पूरी वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो। हादिया को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत इंजॉय कर रही थी और फिर वो हाजरा से ज़िद करके पहाड़ी पर चढ़ने लगी। हाजरा ने मना किया, बहुत रोका, मगर वो रुकी नहीं। इधर जब मेहरान को हादिया घर में नज़र नहीं आई तो उसका दिल नहीं माना। उसने माली बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हाजरा के साथ बाहर गई हैं। वो एकदम परेशान हो गया, क्योंकि वो यहाँ के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ़ था कि कितने ख़तरनाक हैं। वो फ़ौरन ही उनके ताक़ुब में निकल गया। फिर उसे दूर ही से वो दोनों नज़र आ गए और हादिया को पहाड़ी पर चढ़ता देखकर उसकी जान ही निकल गई। वो दौड़कर उन तक पहुँचा। तुम बीबी को लेकर इधर क्यों आ गई? वो उसके सर ही तो हो गया। उसे गुस्से में देखकर वो फ़ौरन ही नीचे उतर आई। तुम इस बेचारी को क्यों डांट रहे हो? मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी। वो उसके मुकाबिल आकर खड़ी हो गई। देखो हादिया, प्लीज़ तुम ऐसा तो मत करो जिससे तुम्हें नुकसान का खतरा हो। उसने आजिज़ी से कहा। अगर मुझे नुकसान होता तो तुम्हें क्या? उसने हकीर से अंदाज से उसे देखकर कहा। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, और क्यों, ये तुम अच्छी तरह जानती हो, उसने मजबूती से कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा घर ले आया। अब तुम जहाँ भी जाओगी मेरे साथ जाओगी, सुना तुमने? उसने ज़रा संजीदगी और सख्ती से कहा। एक पल तो वो डर गई, मगर फिर फ़ौरन ही संभल गई। क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? वो चीखते हुए बोली। शौहर हूँ तुम्हारा और मुझे हक हासिल है कि तुम्हें
कभी भी किसी भी गलत काम से मना करूं? शौहर, उसने तंज भरे अंदाज से कहा। शौहर तो खैर मैं हूँ तुम्हारा, तुम मानो या ना मानो, मीरा ने बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट सजाकर कहा। तो वो जी जान से जल गई। अगले दिन वो उसे मार्केट ले आया कि बाबा ने ख़ास ताकीद की थी कि उसे खूब सारी शॉपिंग करवाना, उसे किसी भी किस्म की शिकायत का मौका न देना। वो अपने लिए सूट पसंद कर रही थी, साथ ही मेहरान भी उसके लिए सूट देखने लगा। सुनो, ये मैरून वाला सूट बहुत प्यारा लग रहा है, तुम पर बहुत जचेगा। उसने हादिया को मुखातिब किया। उसने पढ़कर देखा तो वाकई वो बहुत कीमती और खूबसूरत सूट था। उसने दिल में सराहा भी, मगर उसे हर्ट करने के लिए रिजेक्ट कर दिया। जी नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। भाई साहब, ये ब्लैक कलर वाला सूट निकाल दें प्लीज़। उसने मेहरान की बात रद्द करके दूसरा सूट पैक करवा लिया। मेहरान ने दुख से हादिया को देखा, जो अब ज्वेलरी की तरफ मतवज्जे हो चुकी थी। सुनिए भाई साहब, ये सूट भी पैक कर दें। मेहरान शाह ने वही सूट निकलवा कर पैक करवा लिया और हादिया की तरफ बढ़ गया। सारी शॉपिंग से फारिग होकर वो कार में आ बैठी। कुछ और तो नहीं लेना? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। नो थैंक, उसने बेरुखी से कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। घर में दाखिल हुए ही थे कि तो फ़ोन बज उठा। मेहरान ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उसने खुशगवार अंदाज से कहा। मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? उन्होंने मोहब्बत से पूछा। हम बिल्कुल ठीक हैं, उसने हादिया पर नज़र डालते हुए कहा, जो बिल्कुल बेनियाज सी किसी रिसाले का मुतालिया करने में महव थी। देखो बेटा, बहू का बहुत ख्याल रखना, उसे किसी भी शिकायत का मौका मत देना। औरत को इस पीरियड में बहुत मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत होती है, एक दूसरे को समझने का बेहतरीन मौका होता है। उन्होंने उससे बड़े प्यार से समझाया। जी बाबा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। और फिर चंद इधर उधर की बातें करके फ़ोन बंद कर दिया। अगर तुम भी बाबा से बातें कर लेती तो उनका मान ही बढ़ जाता, मेहरान ने शिकवा किया। वो उसे एक कहर भरी नज़र देकर कमरे की तरफ बढ़ गई। ऐ खुदा, इस लड़की के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे, इसे मेरा बना दे। परवरदिगार, इस पत्थर दिल लड़की को मोम कर दे। तेरे इख्तियार में तो सब कुछ है मालिक। मेहरान ने गिड़गिड़ा कर दुआ की। उस लड़की की चाह ने उसे क्या से क्या बना दिया था। जिस मेहरान शाह ने कभी किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं की थी, आज वो मोम बनकर कतरा कतरा पिघल रहा था। सिर्फ उस लड़की की मोहब्बत में। उन्हें 2 माह हो गए थे उधर आए। आज मौसम बहुत ही दिल फरेब हो रहा था। सुबह से ही बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सर्दी में बेहद इजाफा हो गया था। मेहरान ने हीटर ऑन कर दिया था। हादिया को मुलाजमा खाने के लिए बुलाने आई तो वो मेज़ पर आ गई। खाना दोनों ने बड़ी खामोशी से खाया। फिर कॉफ़ी पीकर वो आराम करने के लिए कमरे की तरफ बढ़ गए। अभी उसने सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि ज़ोरदार धमाके से बिजली चली गई और हादिया की ज़ोरदार चीख फिज़ा में गूंज गई। मेहरान जो सोफे पर लेटने की तैयारी कर रहा था, उसकी चीख पर बौखला कर भागा। इससे पहले कि वो कुछ समझता, सीढ़ियों पर ही हादिया उससे टकरा गई। अंधेरे में वो बामुश्किल उसे देख पाया। वो लड़खड़ा कर गिरती, लेकिन मेहरान ने उसे बाजुओं में भरकर सीने से लगा लिया, क्योंकि वो मुसलसल चीखे जा रही। क्या हुआ हादिया, बोलो, उसने नरमी से पूछा। वो बिजली, उसने बड़ी मुश्किल से 2 लफ्ज़ अदा किए। ओह गॉड, बिजली से डर गई। ठहरो, मैं कैंडल जलाता हूँ। वो उसे अलग करके जैसे जाने लगा। हादिया ने उसे फिर पकड़ लिया। नहीं प्लीज़, तुम कहीं मत जाओ, मुझे बिजली की कड़क से बहुत डर लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा थी। वो बचपन से ही बिजली की चमक और बादल की गरज से डरती थी। सारे घर वाले उसकी आदत से वाकिफ़ थे, इसलिए ऐसे मौसम में कोई ना कोई उसके पास मौजूद होता था। ये पहला मौका था कि वो उन लोगों से दूर थी। वो बुरी तरह सहम गई थी। उसकी सारी अकड़ धड़ी की धड़ी रह गई थी। जिस शख्स से वो बात तक करना पसंद नहीं करती थी, उस वक्त उसके सीने से लगी आंखें बंद किए मुँह छुपाए खड़ी थी। शायद खुदा को मेहरान की मोहब्बत पर तरस आ गया था। देखो मैं हूँ ना, चलो शाबाश। वो उसे साथ लगाए कमरे में ले आया। तुम आराम करो। उसने उसे बेड पर बिठाया और दराज से कैंडल निकाल कर जलाई तो कमरे में रोशनी हो गई। मेहरान ने उसका चेहरा देखा, जो खौफ से जर्द पड़ गया था। चिड़िया जैसा दिल है इस लड़की का, और बनती बहादुर है, वो सोचकर मुस्कुराया। अच्छा अब तुम आराम करो। उसने उसे लिटाकर कंबल ओढ़ाया और फिर खुद जाने के लिए पलटा। तुम इधर नहीं बैठ सकते, उसने कपकपाती आवाज़ से डरते डरते कहा। तो उसने चौंक कर उसका चेहरा देखा, जहाँ खौफ के साए अब भी मंडला रहे थे। वो बिल्कुल अनजान था कि वो इस मौसम से कितना खौफजदा हो जाती है। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं इधर ही बैठ रहा हूँ, वो उसे तसल्ली देकर बोला और सोफे पर ही टेक लगाकर बैठ गया। हादिया सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। जब भी बिजली फिर ज़ोर से कड़की और बादल गरजे, वो चीख मारकर मेहरान के पास ही बैठ गई। मेहरान खुद भी घबरा गया, क्योंकि वो कच्ची नींद में था। प्लीज़ हादिया, तुमने तो बच्चों को भी मात दे दी, उसने उसे समझाया। तो क्या करूं मैं?
मुझे डर लगता है बिजली की कड़क से, और अगर इतना ही बुरा लग रहा है मेरे पास बैठना तो चले जाओ यहाँ से। मैं ज़्यादा से ज़्यादा डर डर कर मर ही जाऊँगी। तो अच्छा है, जान छूट जाएगी तुम्हारी। वो रो पड़ी थी। हादिया, ये क्या कह रही हो? उसने उसे प्यार से समझाया। अच्छा चलो मैं बैठता हूँ, तुम्हारे पास सो जाओ। वो उसे दोबारा लेटाकर कंबल डालकर बोला और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा तो वो पुरसुकून होकर आंखें बंद करके लेट गई। बाहर से चाय जितनी भी सख्त बनती हो, मगर अंदर से वही एक आम डरपोक सी लड़की है। वो उसे देखकर सोच रहा था। वो एक मासूम सहमी हुई लड़की बच्ची लग रही थी जो अब तहफ़्फ़ुज़ पाकर पुरसुकून हो गई हो। उसकी इस हद तक गुर्बत मेरान को एक नए इम्तिहान में डाल रही थी। ये पहला मौका था कि वो उसके इतना करीब थी। तमाम हकूक़ और एक मजबूत रिश्ते का उसे बार बार एहसास हो रहा था। कानूनी, शरई, हर लिहाज से उसे उस पर मुकम्मल इख्तियार था। एकदम ही उसका दिल उसे पाने को मचलने लगा। उसका दिल बेईमान होने लगा। वो जो उसकी दिलो जान की मालिक थी, उसकी रग रग में रही थी, आज इतनी करीब थी कि वो उसके दिल की धड़कन तक सुन सकता था। बस यही वो कमज़ोर लम्हा था जब वो तमाम एहतियात खो बैठा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को हादिया के कमरे में देखकर बौखला गया था, मगर अंदर एक सुकून और फतह का एहसास सा था। वो सोती हुई हादिया पर प्यार भरी नज़र डालकर कमरे से निकल गया कि उसकी पेशकदमी पर हादिया ने भी उसे नहीं रोका था। मुलाजमा नाश्ते के लिए उसे बुलाने आई तो वो गुमसुम बैठी थी। बीबी, नाश्ता लग गया है, साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तुम जाओ, मुझे अभी नाश्ता नहीं करना। उसने उसे भगाया। ये क्या हो गया? जिस शख्स को सज़ा देने के लिए मैं 4 माह से उसकी ज़िंदगी में जहर घोल रही हूँ, उसे एक कमज़ोर लम्हे में ये क्या कर दिया मैंने? वो शर्म से मरी जा रही थी। और इधर मेहरान खुश था। शायद मेरी मोहब्बत ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। मेहरान ने किसी तसव्वुर के ज़ेरे असर मुस्कुराकर सोचा, मगर अगले ही दिन उसकी खुशफहमी दूर हो गई। हमें आज ही वापस चलना है, हादिया ने सर्द लहजे में कहा। कहीं से भी तो मेहरबान देवी नहीं लग रही थी जिसने मेहरान शाह को चंद घड़ियां दान की थी। मगर अभी तो हमें आए 2 माह ही हुए हैं और बाबा ने कहा था कि कम से कम 6 माह। मुझे अब यहाँ 6 पल भी नहीं रहना, समझ गए? वो हकारत से बोली तो वो मज़ीद बोलते बोलते चुप हो गया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मेहरान उसी दिन उसे जहाज़ से वापस ले आया। बाबा उन्हें देखकर हैरान रह गए। अरे, तुम लोगों से मैंने कहा था कि अच्छी तरह रह कर आना और तुम 2 माह में ही भाग आए हो। उन्होंने प्यार भरी डांट पिलाई। बस बाबा, हादिया की तबीयत वहाँ घबरा गई थी, इसलिए वापस आना पड़ा। हादिया तो सलाम करके कमरे में बंद हो गई थी। जैसे जैसे वो सोच रही थी, शर्मिंदगी में धंसी जा रही थी। हादिया, तुम पागल हो, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारे जिस्मो जान का मालिक, उसे तुम पर मुकम्मल इख्तियार है, इसमें शर्मिंदगी कैसी? उसके ज़मीन ने उसे झिड़का तो वो किसी हद तक नॉर्मल हुई, मगर मेहरान से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही थी। वो मेहरान कुछ दिनों से लाहौर गया हुआ था। हादिया ने सुकून का सांस लिया कि चंद दिन तो सुकून से गुजरेंगे। हादिया ने घर के कामों में खुद को मसरूफ़ कर लिया था। वो नौकरों के सर पर खड़े होकर काम करवाती थी, जिसकी वजह से कम से कम बाबा बेहद खुश थे कि उनकी बहू ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उन्हीं दिनों हादिया की सालगिरह आ गई। मेहरान ने उसकी सालगिरह मनानी चाही तो उसने सख्ती से मना कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है कोई प्रोग्राम करने की, और फिर सालगिरह उनकी मनाई जाती है जो ज़िंदा हों, और मैं तो बहुत पहले मर गई थी। मेहरान शाह, और मेरे कातिल तुम हो, उसने सफाकी से कहा। तो मेहरान दिल थाम कर रह गया, मगर मेहरान ने उसे एक केक मंगवाकर विश किया और साथ ही वो सूट भी गिफ्ट किया जो उसने सवाद से ख़रीदा था। हादिया ने सूट लेकर एक तरफ उछाल दिया और केक काटना तो दूर की बात, उसकी तरफ नज़र डालना भी गवारा नहीं किया और कमरे से निकल गई। मेहरान सर थाम कर बैठ गया। मेहरान शाह, तेरी मोहब्बत हारने लगी है तो हादिया की नफ़रत के आगे हारने लगा है। वो तेरी कभी नहीं हो सकती, वो तेरे नाम की होकर भी तेरी नहीं है। इससे ज़्यादा बदनसीबी और क्या होगी? उसने दुख से सोचा। फिर मेहरान ने खुद को मसरूफ़ कर लिया। लाहौर वाली कंपनी उसने अपने एक बहुत ही ज़िम्मेदार अफसर को सौंप दी थी और कभी कभी वहाँ का विज़िट करता था, और कराची वाली कंपनी को खुद देख रहा था। उज़मा को भी अच्छी पोस्ट पर फाइज कर दिया था, सिर्फ हादिया की दोस्ती की वजह से। शाम को वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो हादिया उसे लॉन में ही टहलती हुई मिल गई, और वो अंदर जाने के लिए उसे देखते हुए बढ़ने ही वाला था कि उसने हादिया को चकराते हुए देखा। इससे पहले कि वो गिर पड़ती, उसने दौड़कर उसे संभाला। हाथ मत लगाओ मुझे। मेहरान के हाथ ने उसे बेदर्दी से झुड़क दिया, मगर फिर लड़खड़ा गई तो मेहरान ने उसे ज़बरदस्ती बाजुओं में उठाकर अंदर सोफे पर लाकर लिटा दिया और फ़ौरन ही डॉक्टर को वो फ़ोन कर दिया। उसने चेकअप किया और फिर मुस्कुराते हुए एक हिला देने वाली खबर सुनाई। मुबारक हो मिस्टर मेहरान शाह, आपकी मिसेज़ माँ बनने वाली है।
जी। मेहरान पर तो जैसे शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई थी और दूसरी तरफ हादिया को खुद पर पहाड़ गिरते हुए महसूस हुए। वो डॉक्टर को फारिग करके अंदर आया। हादिया, सुना तुमने डॉक्टर क्या कह कर गए हैं? उसने खुशी की शिद्दत से लर्जती आवाज़ से उसे मुखातिब किया। हाँ सुना, और तुम भी कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हारे बच्चे को हरगिज़ जन्म नहीं दूंगी। उसने ठंडे ठार अंदाज से कहकर मेहरान के तन बदन में आग ही तो लगा दी। ये क्या कह रही हो हादिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेहरान ने धाड़ते हुए कहा। पहली बार उसने हादिया से इतनी सख्ती से बात की थी। हाँ, मैं पूरे होशो हवास में कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ किसी कीमत पर नहीं बनना। सुन लिया तुमने? वो चीख पड़ी। एक बात तुम भी ध्यान से सुन लो हादिया बेगम, मैं अपनी ज़ात पर तुम्हारा हर सितम बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अपने बच्चे के लिए मैं कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। याद रखना इस बात को। मेहरान ने उंगली उठाकर कहा और लंबे लंबे कदमों से बाहर निकल गया। ये बात इस बात से अंदर आते बाबा ने भी सुन ली थी। जहाँ वो खुश हुए वहीं वो गमज़दा भी हुए कि उनकी बहू ने उनके बेटे की खता अब तक माफ़ नहीं की थी। हादिया ने मुकम्मल बाइकआउट कर रखा था, ना खा रही थी और ना पी रही थी। प्लीज़ हादिया, तुम मेरी खता माफ़ नहीं कर सकती। उसने इल्तिजाई नज़रों से उसे देखा। अच्छा, मेरे लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए सोचो प्लीज़, उसने मिन्नत से कहा। बच्चे के लिए तो सोच रही हूँ, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह होंगे और मैं कोई दूसरा मेहरान शाह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कल फिर वो भी किसी हादिया को अगवा करके ले आए और एक और हादिया की ज़िंदगी मेरी तरह जहन्नुम बन जाए। वो अंगारे चबा रही थी। हादिया प्लीज़, उसने फिर उसे समझाना चाहा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वो अपना फैसला सुनाकर लाताल्लुक बनकर बैठ गई तो वो चुपचाप कमरे से निकल गया। उज़्मा जैसे ही कराची आई फ़ौरन ही हादिया के घर पहुंच गई। अरे उज़्मा, कैसी हो? हादिया उसे अचानक देखकर हैरान भी थी और खुश भी। ये तुम्हें क्या हुआ है? अपनी हालत देखिए, कितनी कमज़ोर हो गई हो, उज़्मा ने परेशानी से कहा। वो 2 दिन से भूखी थी। कुछ नहीं, तुम सुनाओ। अम्मी और अनादिया, शाहिदा, आंटी सब लोग कैसे हैं? हादिया सब नकाहत से बोला भी नहीं जा रहा था। ये तुम्हें हुआ क्या है? प्लीज़ हादिया कुछ बताओ तो। उज़्मा को अब सही मायनों में फ़िक्र हो गई। ये लो उज़्मा, इस ज़िद्दी लड़की को खाना खिला दो। इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे इसकी ज़िद मंजूर है। मेहरान खाने की ट्रे उज़्मा के हाथ में पकड़ा कर रुका नहीं। ये सब क्या है? तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, क्यों? वह जद हैरान थी। फिर हादिया ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उज़्मा पर हैरतों के पहाड़ गिरे। ओह गॉड, इतनी नफ़रत! ये तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? चलो पहले तुम खाना खाओ। उज़्मा ने उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया और ताज़ा जूस मंगवा कर पिलाया। खाना खाकर हादिया की जान में जान आई। तुम खुद बताओ, मैं उस शख्स के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ जिसने मेरे साथ इतना भयानक खेल खेला था? नहीं उज़्मा, मुझसे ये नहीं होगा। तुम कैसी औरत हो, कैसी माँ हो जो अपने ही बच्चे की जान लेने पर तुल गई हो? मैं मानती हूँ कि मेहरान भाई ने तुम्हारे साथ जो किया गलत था। उन्होंने तुम्हें पाने के लिए गलत रास्ता अपनाया था, मगर तुम्हें बाइज़्ज़त वापस छोड़ दिया था। ये उनकी मोहब्बत थी। फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा टकरा गए और तुम्हें अपनाने का फ़ैसला किया। जानती हो क्यों? इसलिए कि वो सचमुच तुमसे प्यार करते हैं। उन्होंने तुम्हें मुआशरे में वही इज़्ज़त, वही मकाम दिया जिसकी तुम हकदार थी। आज लोग तुम्हें देख देख कर सलाम करते हैं, इसलिए कि तुम मेहरान शाह की बीवी हो। उन्होंने तुम्हारी हर बात बर्दाश्त की। तुमने पल पल उन्हें हर्ट किया। उन्होंने चुपचाप सहा, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। और तो और अब इतनी बड़ी कुर्बानी मांग रही हो तुम उस शख्स से, उसका बच्चा जो कि तुम्हारा भी है, छीन लेना चाहती हो। अरे और कितना इम्तिहान लोगी उस शख्स का, कितनी बड़ी सज़ा दोगी उन्हें मोहब्बत करने की। और उन्हें देखो, सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी के लिए वो हर कुर्बानी देने, हर सितम बर्दाश्त करने को तैयार हो गए। तुम्हारी मोहब्बत की वजह से, तुम्हारी ज़िद के आगे हार गए। ये मोहब्बत की इंतहा नहीं तो और क्या है? खुदा के लिए हादिया, उनके ज़ब्त का इतना कड़ा इम्तिहान मत लो कि खुदा को भी जलाल आ जाए। तुम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हो कि तुम्हें सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला जो तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता है। अरे आज के दौर में इतना प्यार खलूस ढूंढने से भी नहीं मिलता। उज़्मा ने आज खूब अच्छी तरह अपने दिल की भड़ास निकाल दी और उसे तन्हा छोड़कर कमरे से निकल गई। मेहरान भाई वो ड्राइंग रूम में आई तो वो सर पकड़े बैठा था। आओ उज़्मा, खाना खा लिया उसने? मेहरान ने मरी मरी आवाज़ से कहा। जी हाँ, खा लिया मेहरान भाई। एक बात बोलूँ? उज़्मा ने उसे फिर मुखातिब किया। हाँ कहो। वो मतवज्जे हुआ। इतने में मुलाजिम चाय के दीगर लवाजमात रख गया। हादिया तो पागल है, मगर आप क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं? आप उसकी ज़िद मानकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। उज़्मा ने उसे नोयत की संगीनी का एहसास दिलाया। जानता हूँ, मगर हादिया की ज़िंदगी से बढ़कर मुझे कुछ अजीज़ नहीं है। मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। उसे खोने का हौसला नहीं है मुझ में। मैं उसे खोकर जी नहीं सकूँगा।
उसके लहजे में बला की तड़प थी। हादिया भी उस्मा के पीछे ही निकली थी और ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही खड़ी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। मगर मेहरान भाई, ये मासूम बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? उस्मा ने ज़िद चोकर कहा। मैं हार गया हूँ उस्मा, हादिया की नफ़रत के आगे हार गया। मैं उसे पाकर भी नहीं पा सका, वो मेरी होकर भी मेरी नहीं है। इससे बड़ी बदनसीबी क्या है? मैं समझता था कि एक दिन वो मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगी, मेरी मोहब्बत उसे जीत लेगी। मगर मोहब्बत तो एक अता है, ज़बरदस्ती का सौदा नहीं, और इस सौदे में तो दोनों तरफ से नुकसान मेरा ही हुआ है। मैंने फ़ैसला कर लिया, वो जैसा चाहती है वैसा ही होगा, मेहरान ने हारे हुए अंदाज से कहा। मगर मेहरान भाई, प्लीज़ उस्मा, अब इस टॉपिक पर हम कोई बात नहीं करेंगे। और चाय वगैरह से फारिग होकर वो खड़ी हो गई। तुम ठहरो, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, मेहरान ने उसे ऑफ़र की। थैंक यू मेहरान भाई। अच्छा मैं हादिया में चलती हूँ, अपनी खैरियत फ़ोन से देती रहना, मुझे फ़िक्र रहेगी। और हो सके तो मेरी दरख्वास्त पर पुरानी बातें भुलाकर गौर ज़रूर करना। बस मैं चाहती हूँ कि तुम बाद में किसी भी बात के लिए पछताओ ना, और अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। हादिया उसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। सुनो, शाम को तुम तैयार रहना। मेहरान उसे मुखातिब करके ऑफिस के लिए निकल गया। वो उसकी बात पर गौर ही करती रह गई। शाम को वो जब वापस आया तो वो उसे सुबह वाले हुलिये में मिली। तुम तैयार नहीं हुई? उसने ताज्जुब से कहा। मैं ठीक हूँ, जाना कहाँ है? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। अस्पताल, वो मैंने डॉक्टर रुबीना से टाइम लिया हुआ है, चलो हमें देर हो रही है। वो कार की तरफ बढ़ गया। वो चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई। मेहरान ने खामोशी से कार स्टार्ट की। वो पूरे रास्ते खामोश रहा और हादिया वक्फे वक्फे से उसके तने व सपाट चेहरे पर नज़र डालती रही, जिससे वो ज़ब्त की आखिरी यादों को छू रहा। कितना प्यार करता है ये शख्स तुमसे, कितना कुछ किया इसने तुम्हारे लिए, और बदले में तुम इसे क्या दे रही हो? नफ़रत, और सिर्फ नफ़रत। उसने जो ख़ता की थी उससे बढ़कर सज़ा पा चुका है ये, और कितनी सज़ा दोगी तुम? हादिया दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी। और कैसी माँ हो तुम, जो अपने ही बच्चे की जान लेने जा रही हो? तुम इंसान नहीं, जानवर हो हादिया, और इन जानवरों में से हो जो वक्त आने पर अपनी ही औलाद को खा लेते हैं। उसने नफ़रत से खुद के लिए सोचा, तो तुम जानती ही नहीं हो कि प्यार क्या होता है। अरे प्यार तो मेहरान ने किया है, सीखना है तो इससे सीखो, प्यार करना भी और प्यार निभाना भी। मोहब्बत मुक़द्दर वालों को मिला करती है, और ये मोहब्बत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती रही, सिसकती रही, और तुम उसे धुतकारती रही। बहुत बुरा किया है तुमने हादिया, तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। चलो उतरो, अस्पताल आ गया। रानी उसे बुरी तरह चौंकाया। उसने सर उठाकर अस्पताल की इमारत को देखा। एक होक सी उसके दिल में उठी थी। घर चलिए, उसने उतरे बगैर कहा। क्या? मेहरान को अपनी समात पर शुबा हुआ। मैंने कहा घर चलिए, उसने दोबारा कहा। तो मेहरान ने बेयकीनी से हादिया को देखा। मगर हादिया, प्लीज़ मेहरान, इस वक्त कुछ मत कहिए, बस घर चले। तो उसने चुपचाप कार वापस मोड़ ली। घर आकर वो अपने कमरे में बंद हो गई। मेहरान वहीं सर पकड़े बैठा था। वो सोचों में गुम था। बाबा ने उसे इस तरह देखकर चुपचाप अपने कमरे की राह ली। वो सब जानते थे कि अंदर ही अंदर उनका बेटा घुट घुट कर जी रहा है, और यही बात उन्हें भी अंदर ही अंदर घिन की तरह चाट रही थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा ही क्या था, एक यही बेटा तो उनकी कुल कायनात था। उन्होंने भी मोहब्बत की शादी की थी, और सबकी मुखालफत लेकर ये शादी हुई थी। इसलिए एहतशाम शाह ने फिर अपनी बेगम की ससुराल से कोई राब्ता ही नहीं रखा, और वो खुद भी अपने वालिदैन के इकलौते थे, और उनके यहाँ भी खुदा ने एक ही बेटा दिया था। फिर उनकी बेगम ज़्यादा न जी सकी। मेहरान शाह सिर्फ 10 साल का था जब उसकी माँ उसे इस दुनिया में तन्हा छोड़ के, इस तरह सारी ज़िंदगी उन बाप बेटे ने तन्हाई का एक लंबी रात काटी थी। अब उन्होंने सुकून का सांस लिया था कि बेटे का घर बस गया, मगर नहीं, ये उनकी खाम ख्याली ही थी। उनकी बहू ने उनके बेटे को माफ़ नहीं किया था। ये सोचे उन्हें अंदर से ख़त्म कर रही थी। फिर उसी रात वो एहसास हुए कि दोबारा उठ ना सके। मेहरान पर तो गम का पहाड़ टूटा था। वो बाप की इस तरह मौत पर बौखला गया था। अपने बाप से वो दिल की हर बात करता आया था। वो उसके बाप भी थे, माँ भी, और आज वो सहारा भी उससे छिन गया था। उसे दिलासा देने वाला कोई नहीं था। दूर परे के रिश्तेदार आए और स्वयं से फारिग होकर तसल्ली देकर चले गए। वो टूट कर बिखर गया था। उसका ज़ब्त जवाब दे गया था। वो अपने कमरे में दिल खोल कर रोया। जब भी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ, उसने पलट कर देखा। वो कोई और नहीं, हादिया थी। हादिया, मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। देखो बाबा भी मुझे तन्हा छोड़ गया। उन्होंने मेरे लिए एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या हो गया उनके बाद। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। प्लीज़ मेहरान, खुद को संभालो, इस तरह बिखर जाओगे तो मुझे कौन संभालेगा? हादिया ने नरमी से कहा। मेहरान ने चौंक कर हादिया को देखा। हाँ मेहरान, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। उसने मेहरान के हाथ पकड़कर सच्चाई से एतराफ़ किया।
ये तुम क्या कह रही हो? उसकी आंखों में बेयकीनी थी। मैं ठीक कह रही हूँ मिरांशा, और तुम हारे नहीं हो। मेरी नफ़रत ने तुम्हारी मोहब्बत के आगे हार कर सर झुका लिया है। हाँ मिरांशा, इस नफ़रत का खौल तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन तुमने मुझे पहली बार छूकर मोतबर कर दिया था। ये तो अना थी जो मुझे इस एतराफ़ से रोक रही थी कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। हाँ मिरांशा, मैं तुमसे सचमुच मोहब्बत करने लगी हूँ, और ये मोहब्बत भी मैंने तुमसे सीखी है। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। वो सर झुकाकर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी। नहीं हादिया, मोहब्बत का एतराफ़ सर झुका कर नहीं, सर उठा कर किया जाता है। मेहरान ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो मेहरान, मैंने कदम कदम पर तुम्हारा दिल दुखाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बेइख्तियार रो पड़ी थी। नहीं हादिया, माफ़ तो तुम्हें मुझे करना है। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा। दुख तो मैंने तुम्हें दिया था। मेहरान ने शर्मिंदगी से कहा। दुख दिया था तो मदावा भी तो तुमने किया। गुनहगार तुम नहीं, मैं हूँ, तुम्हारी भी और खुदा की भी। अपने मजाजी खुदा को दुख देकर मैंने खुदा को भी तो नाराज़ किया है। उसने हर बात का, हर ज़्यादती का एतराफ़ किया। वो उसके सीने से लगी रोई जा रही थी। खुदा के लिए हादिया, इस तरह रोकर तुम मुझे और तकलीफ़ मत दो प्लीज़, उसने मन्नत की। मुझे खुद से नफ़रत हो गई है मेहरान। मैं इतनी सफाक हो गई थी कि अपने ही बच्चे की जान लेने पर तैयार हो गई। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती। वो शर्मिंदगी से धंसती जा रही थी। प्लीज़ हादिया बस करो। तुमने जो किया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। तुम कुछ मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। वो उसे तसल्ली दे रहा था। मैं तुमसे ये सब उसी दिन कह देती जिस दिन हम अस्पताल से वापस आए थे, मगर फिर बाबा इस तरह अचानक छोड़ गए। मैं तो उनकी भी गुनहगार हूँ। मैं तो उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती कि वो इतनी दूर चले गए हैं कि चाह कर भी मैं उनसे अपने गुनाह माफ़ नहीं करा सकती। मेहरान, मैं क्या करूँ? मैं तुम सबकी गुनहगार हूँ। वो मुसलसल रोए जा रही थी और मेहरान अपना गम भूलकर उसको तसल्ली दे रहा था। आज बाबा का 40वां हुए भी 1 हफ्ता हो गया था। नादिया और उसकी वालदा वापसी के लिए प्रोग्राम बना रही थी। नहीं अम्मी, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, इधर ही रहेंगी। हादी अगर आपकी बेटी है तो मेहरान भी आपका बेटा है, और अपने बेटे के घर से कहीं नहीं जाया करती। उसने इतने मान से कहा कि वो सोचने पर मजबूर हो गई। जी अम्मी, मेहरान ठीक कह रहे हैं, अब आप इधर ही रहिए हमारे पास। हादिया ने मोहब्बत से माँ के गले में बाहें डालकर कहा तो नादिया भी बहन के गले में झूल गई। अब एक हसीन और पुरसुकून ज़िंदगी उनकी मुंतज़िर थी। तो ये था आज का नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अलावा नीलम रियासत का बहुत ही ज़बरदस्त नावल है जो मैं बुक्स फॉर एवर चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। यार वो बहुत अच्छा नावल है, लेकिन मैं उसको उधर इसलिए अपलोड करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहाँ भी जाकर सुने नावल्स को, लेकिन वहाँ पर इसीलिए मैं ज़्यादा अच्छे नावल्स अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्ट नावल्स अभी अपलोड कर रही हूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं और मैं कोई लॉन्ग नावल स्टार्ट करने का रिस्क नहीं ले सकती। ख़त्म ही नहीं होते हैं यार मुझसे, और मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि समटाइम्स उसकी एक आधी एपिसोड रह जाती है, तो फिर आप लोगों को गैप मिलता है, तो फिर आप लोग कहते हो कि यार आप दे नहीं रही हैं टाइम से। और वैसे भी हालिम और अमरविल को मैं टाइम ही नहीं दे रही हूँ। आजकल यूनिवर्सिटी में बहुत काम है, मेरी इतनी असाइनमेंट्स हैं वो भी करनी, इतने फंक्शंस आ रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अमरविल और हालिम को मैंने एक दफ़ा रोक दिया कि यार कुछ दिनों बाद मैं उसको रीड करूँगी। तो खैर, मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।